समझ में आया बच्चा? क्या बताया? SFIO का फुल फॉर्म क्या था? सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। तो ये भी है, इसकी डिटेलिंग पढ़ेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे एग्जाम्पल देके आपको बता रहे AOC 4 MDT 7 अगर ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं आते हैं तो आपके अगेंस्ट रेगुलेटरी एक्शन लिया जाएगा। अब क्या क्या एक्शन लिया जाएगा? इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी। दूसरा, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, सर्च एंड सीजर। सीज करना बोले तो जब्ती करना, सर्च करेंगे और कुछ ऐसा गड़बड़ मिला तो हम इसे सीज भी कर लेंगे, जब्त कर लेंगे, ठीक है। लिटिगेशन मतलब केस फाइल हो जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, पेनल्टी या पनिशमेंट। ये सारी एजेंसीज है जो रिस्पॉन्सिबल है। क्या एक्शन लिया जाएगा लिस्ट दे दी है, और वो एजेंसीज है जो ये सारे ऑर्डर्स पास करेंगी। ROC RD, ROC का फुल फॉर्म रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, RD का फुल फॉर्म, वेरी गुड, फुल फॉर्म SFIO, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। कुछ लिस्ट है जिसे हम सीरियस फ्रॉड में लाते हैं और उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है, ठीक है। सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, RBI, CCI, फुल फॉर्म कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, वेरी गुड। लेबर लॉ अथॉरिटी, इनकम टैक्स अथॉरिटी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, CBI, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, एक्सेट्रा। इन्होंने कहा भाई इतने सारे लॉज है, अभी तो कुछ लॉज आपने पढ़े और कुछ बहुत सारे लॉज अभी पढ़े भी नहीं है। तो ऐसे इतने सारे लॉज होते हैं, उनकी इतनी सारी अथॉरिटीज होती है, जिस लॉ को ब्रीच करोगे ऑब्वियसली उसकी अथॉरिटी सामने आएगी, तो वो रिस्पॉन्सिबल है ये सारे एक्शंस लेने के लिए, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन का मीनिंग बताएंगे। क्योंकि हम शॉर्ट में पहले एग्जाम्पल समझ चुके हैं, अब बस यहाँ पे मीनिंग समझना है। सबसे पहले इन्होंने इंक्वायरी और इंस्पेक्शन को साथ में बताया है, और उन्होंने बोला ये एक प्रोसेस होती है जिसमें वन कैन कलेक्ट दी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। हम इंस्पेक्शन में भी क्या कर रहे हैं, उस जगह पर जाके इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। इंक्वायरी में भी क्या करते हैं हम लोग, आजू बाजू के लोगों से, घर के आसपास जिस घर पे मर्डर हुआ है उनके पड़ोसियों से बात करते हैं, उनके फैमिली मेंबर से बात कर रहे हैं। तो जो हमारा इंस्पेक्शन इंक्वायरी है ये एक प्रोसेस होती है जिसमें हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन कहते हैं तो इन्वेस्टिगेशन भी प्रोसेस होता है। अनअर्थिंग मतलब डिस्कवर किया जाना, दी कंसील मतलब क्या होता है, छुपाना। फाइंड आउट किया जा रहा है जो भी हिडन फैक्ट्स है, ट्रूथ अबाउट द मैटर। तो कुल मिलाकर पहला क्या होता है, इंस्पेक्शन इंक्वायरी, साथ में उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की जाती है जो कोर्ट या फिर जो बड़ी अथॉरिटी होती है अपने लेवल में करता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इंक्वायरी को उन्होंने बोला देखो ये कहीं कंपनीज एक्ट में तो कहीं तुम्हें डेफिनेशन इसकी दिखेगी नहीं, लेकिन लोग इसका मतलब क्या समझते हैं, क्वेश्चन करना, इंट्रोगेशन करना, मतलब है ना, सवाल जवाब करते रहो बाय वे ऑफ सर्चिंग या फिर प्रोबेबिंग, पूछना ही, इन ऑर्डर टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, प्रोसेस ऑफ ब्रिंग क्लैरिटी। ये सारा इन्होंने बस मीनिंग बता के रखा है कि नॉलेज हम कुल मिला के सर्चिंग करें। तो इंक्वायरी कहीं डिफाइंड नहीं है, लेकिन जनरली लोग इसका क्या मतलब समझते हैं, प्रॉपर इंट्रोगेशन करना, दैट वाज इंक्वायरी, ठीक है। पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्शन करता है पहले, मतलब जहां पर कुछ कांड हुआ है वहां आता है, आजू बाजू की चीजें देखता है। इंक्वायरी में ज्यादा पूछताछ हो रही है, ठीक है, दोनों लेकिन साथ में है। इंस्पेक्शन भी कहीं डिफाइंड नहीं है, केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ दिस समथिंग एज अ गुड्स या फिर प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू डिस्कवर रिक्वेस्ट टू डिटरमाइन देयर रिलेवेंसी टू अ लॉसूट। तो इंस्पेक्शन इंक्वायरी दोनों साथ में होते हैं, स्टार्टिंग की स्टेजेस होती है, इन्वेस्टिगेशन बाद की स्टेज होती है। इन्वेस्टिगेशन भी डिफाइंड नहीं है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे बोले फॉर्म ऑफ, उसमें भी क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है लेकिन ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पहले क्या हुआ, इंस्पेक्शन इंक्वायरी, रिपोर्ट तैयार हुई, उसी रिपोर्ट के बेसिस में इन्वेस्टिगेशन होगी ना, लेकिन उसमें थोड़ी सी और ज्यादा डिटेलिंग के साथ। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि चलो एक फोटो मिली हमें, उस फोटो में पता चलता है कि भैया उसको मर्डर करते हुए देखा गया, या फिर वीडियो मिली जिसमें हमें देखा कि भैया मर्डर करते हुए देखा। बच्चों मर्डर करते हुए का एग्जाम्पल इसलिए बता रही हूँ कि उससे ज्यादा रिलेट कर पाओगे तुम लोग, ठीक है। अब वीडियो की अगर मैं बात करूं तो वीडियो में एडिटिंग हो जाती है ना, आज तो इतने स्मार्ट आ चुके। तो इंक्वायरी में जो सबूत मिले, कोर्ट अपनी तरफ से, एक्चुअल में आई है ना, तो कोर्ट अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करेगा, कुछ एडिटिंग तो नहीं है, कुछ दिक्कत तो नहीं है, कहीं किसी सही इंसान को फंसाए तो नहीं जा रहा। तो इन्वेस्टिगेशन नेक्स्ट होता है, इसलिए ज्यादा डिटेल होता है, ठीक है। अगर मैं कंपनी के लेवल की बात करूंगी तो आखिरी में जो अथॉरिटी होगी वो चेक करेगा कि सारे सबूत सच में सही है, डिटेल थोड़ा सा जाकर, ठीक है। फैक्ट फाइंडिंग एक्सरसाइज, मेन ऑब्जेक्ट इन्वेस्टिगेशन टू कलेक्ट एविडेंस एंड सी इफ इट्स इलीगल एक्ट, तो भैया डिस्क्लोज किया जाएगा और उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। इंस्पेक्शन इंक्वायरी दोनों साथ में, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन। समझ में आ रहा है? ये एग्जाम्पल देख लिया हमने, नीचे सेम सारी बातें। रजिस्ट्रार गॉट सम इंफॉर्मेशन, सबसे पहले क्या होगा, आरओसी। आरओसी को कुछ इंफॉर्मेशन मिली कंपनी के बारे में, विच इज फ्रॉड इज ऑनगोइंग। उन्हें लग रहा है कि भैया आईटेक्स कंपनी, इसमें कुछ फ्रॉड चल रहा है। तो रजिस्ट्रार पहले क्या करेगा, पहले इंस्पेक्ट करेगा, पहले इंस्पेक्शन होता ना, पहले क्या करेगा, इंस्पेक्शन।
ऑर्डर देगा कि मैं इंस्पेक्ट करूंगा आपकी बुक्स एंड अकाउंट्स को, अदर स्टेटरी रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी, तो पहले रजिस्ट्रार क्या बोलेगा, भैया मैं इंस्पेक्ट करूंगा सच में तुमने वो बुक्स बनाए हैं कि नहीं बनाए, ठीक है। फिर रजिस्ट्रार में कैरी, उसके बाद वो क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा। इफ द सर्कमस्टांसेस इज सो वारंट, अगर उसे लग रहा है कि इंक्वायरी करने की जरूरत है और जवाब करने की जरूरत है, तो वो विजिट करेगा और बातें करेगा सभी लोगों से। इफ द रजिस्ट्रार इज नॉट सेटिस्फाइड विद द इंस्पेक्शन इंक्वायरी, रजिस्ट्रार विल फाइल द रिपोर्ट, अपनी फाइल तैयार करेगा और किसको पकड़ा देगा, सीजी को, और सीजी अब अपने लेवल में क्या करवाएगा, इन्वेस्टिगेशन। क्या प्रोसेस समझ में आ रही, पुलिस में यहां मर्डर बा, वो इंस्पेक्शन करेगा, फिर पूछताछ करेगा, इंक्वायरी, फिर कोर्ट करेगा, इन्वेस्टिगेशन। अगर मैं कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो पहले रजिस्ट्रार को डाउट हुआ तो वो आकर पहले बुक्स देखेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखेगा कि हमने सारी चीजें सही करी कि नहीं करी। उसके बाद इंस्पेक्शन करने के बाद उसे ठीक नहीं लग रहा है तो वो इंक्वायरी करवाएगा, और इंक्वायरी करने के बाद उसे लगता है यार कुछ तो गड़बड़ है, थोड़ी सी डिटेल में जाना चाहिए, तो वो सीजी को बोलेगा और सीजी अपने लेवल में क्या करवाएगा, इन्वेस्टिगेशन। क्लियर है बच्चों, मेन बस यही है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि चलो यहाँ सेक्शन के नाम दे रखे, बस ये सेक्शन के नाम है जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले, लेकिन स्टार्टिंग का जो सेक्शन है 206789, ये क्या बोल रहा है, कौन आ रहा है, आरओसी कहेगा। आरओसी कह रहा है मैं इंफॉर्मेशन मंगवाऊंगा, फिर इंस्पेक्शन के बेसिस में इंक्वायरी कंडक्ट करूंगा, फिर अगर मुझे जरूरत हुई तो कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करूंगा, सर्च और सीज कर लूंगा। फिर इंस्पेक्टर, या तो आरओसी ये काम करेगा, नहीं तो आरओसी के अलावा और कौन कर सकता है, एक अलग से इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया। देखो आरओसी भी बहुत बिजी है, आर्टिफिशियल बॉडी है ना, आरओसी तो ऑफिस है, वो उसका एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा, दैट वाज इंस्पेक्टर, या फिर इंस्पेक्टर यही सारे काम करेगा, बुक्स मंगाएगा, सीज करेगा, ये सारी चीजें। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करवा रहा था, इंस्पेक्शन इंक्वायरी करा रहा था क्या, रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर क्या करेगा, इंस्पेक्शन और इंक्वायरी, और सीजी क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन। फिर उन्होंने कहा भैया आरडी ट्रिब्यूनल ये लोग भी अपने अपने एक्शन लेते हैं, तो कुछ नहीं यहाँ पे अभी बस उन्होंने बताया ये सेक्शंस और इनकी अथॉरिटी है। आओ अब डिटेल में पढ़े। पहला सेक्शन 206 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन सेक्शन 206 बोलता है कि भाई ये इंस्पेक्शन करने के पीछे हमारा पर्पस क्या है, क्यों इंस्पेक्शन किया जा रहा है। तुमसे मैं नॉर्मल पूछ रही हूँ, मत पढ़ो, बताओ क्यों इंस्पेक्शन किया जा रहा है, फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए, और बताओ पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट कुछ हार्मफुल चीजें दिख रही है, कुछ चीज छुपाई है, हिडन फैक्ट्स आइडेंटिफाई करने के लिए, समझ रहे हो। तो पूरी यही चीजें थोड़े अलग अलग तरीके से बोली है। डिडक्ट, कुछ छुपाया तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। नॉलेज, क्या उन्हें मिला कि बिजनेस में कुछ मिसमैनेजमेंट चल रहा है। स्टैट्यू, जो ऑडिटर है हमें लग रहा है गड़बड़, वो ट्रू एंड फेयर नहीं दे रहा है, ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर। एसर्टेन द प्रॉफिट नॉट एडुकेट अकाउंटेड, हमें ऐसा लग रहा है प्रॉफिट जो दिखा रहे हैं वो गड़बड़ दिखा रहे हैं। अक्सर मार्केट में वैल्यू करने के लिए, गुडविल बढ़ाने के लिए आपको बैलेंस शीट में प्रॉफिट ज्यादा दिखाया जाता है, लेकिन जो सच में सही प्रॉफिट नहीं है, तो शायद ये गड़बड़ है इस कारण से। एग्जाम्पल दे के बता रहे। डिडक्ट हुआ है, क्या डिडक्ट हुआ है, मिस एप्लीकेशन ऑफ फंड। आईपीओ लेकर आए थे, आईपीओ में लिखा था कि हम ब्रिज बना रहे हैं, ब्रिज में पैसा लगाएंगे, लेकिन ये तो सड़क बनाने में लगा रहे भाई। तो कुल मिलाकर मिस एप्लीकेशन ऑफ फंड, बोला कुछ और किया कुछ और। तो ये सारी चीजें अगर आपको हिंट होती है तो इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन आता है। कीप वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, डिडक्ट हुआ कि मिसयूज किया आपने। फिड्यूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये फिड्यूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब डायरेक्टर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सही तरीके से काम करने की, तो ये डायरेक्टर मिसयूज कर रहा है अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को। कुल मिलाकर हम क्यों करते हैं इंक्वायरी, इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन। अब इन्होंने एग्जाम्पल दे के बताया, हमें मालूम है कि कुछ तो गलत हुआ है। गलत के एग्जाम्पल, पहला गलत का एग्जाम्पल क्या बोला, कुछ छुपाया, या फिर कुछ मिसमैनेजमेंट चल रहा था, या फिर जो ये ऑडिटर एसईए है इसने कुछ गलत किया है, ठीक है। प्रॉफिट आप हमें गलत दिखा रहे हो, फंड आप सही जगह यूज नहीं कर रहे हो, कंपनी की परफॉर्मेंस में नजर रखने के लिए, या फिर फिड्यूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मिसयूज। एग्जाम्पल दे के बता रहे हैं, हमें तो ये मालूम है कि कुछ तो गड़बड़ है। कौन कौन से गड़बड़ है, ये एग्जाम्पल बच्चा पूरी पूरी एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है और इंक्लूसिव है, ऐसे कुछ भी गड़बड़ होगा तो हम इंस्पेक्शन करवाएंगे। समझ में आया। सेक्शन 206 अभी चालू नहीं हुआ है, बस क्या बोला जा रहा है कि इंस्पेक्शन आरओसी क्यों करेगा, जब उसे ये सारी बातें हिंट होगी। समझ में आए। हाँ, अब देखो इंस्पेक्शन एक जनरल वर्ड है। इन जनरल हमने ना आरओसी ने ना अपना काम ना कम करने के लिए ना, देखो हर जगह आरओसी तो खड़ा नहीं रह सकता। क्यों हमने बोला कि अंदर का सीए अकाउंट्स बनाएगा, बाहर का सीए चेक करेगा, अंदर का सीएस लॉ फॉलो करवाएगा, बाहर का सीएस आके चेक करेगा, क्योंकि आरओसी ने बहुत सारे फिल्टर्स लगा लिए कि पहली चीजें ठीक हो जाए। तो इंस्पेक्शन वैसे नहीं होते, बस अदरवाइज किए जाते। लेकिन हाँ, आरओसी को अगर डाउट हुआ तो वो इंस्पेक्शन करवाएगा, इन्फॉर्मेशन आपसे बोलकर मंगवाएगा, ठीक है।
चलिए यहां से एक्चुअल में आपका सेक्शन 206 स्टार्ट होता है। हेडिंग सबसे पहले पढ़ेंगे। बताओ हेडिंग में क्या लिखा है, पनस ध्यान दे। पावर। आरओसी के पास पावर है। क्या पावर है? इंफॉर्मेशन मंगवाने की, इंस्पेक्ट करने की, और उसके बाद कुछ अगर इंस्पेक्शन करते वक्त कुछ इधर उधर समझ में आता है तो क्या करवाएगा? इंक्वायरी। पहला स्टेप क्या है? इंस्पेक्शन। दूसरा स्टेप क्या है? इंक्वायरी। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन तो सीजी करवा रहा है, अभी आरओसी करवा रहा है। चलो, रजिस्ट्रार रिटर्न नोटिस देगा कंपनी को और बोलेगा भैया मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दो, मुझे डाउट है तुम पर, इन्फॉर्मेशन दो, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स है, या फिर कुछ एक्सप्लेनेशन दो। अगर उसे लगता है, वो एक टाइम बता देगा, गिव द रीजनेबल टाइम, उस रीजनेबल टाइम में आपको ये देना है। और वो सब देखने के बाद अगर उसे लगता है, पहला सबसेक्शन 1 बोलता है रजिस्ट्रार नोटिस देके आपसे इन्फॉर्मेशन मंगवाएगा या फिर कुछ डॉक्यूमेंट मंगवाएगा। क्या ऊपर की हेडिंग में दो बातें समझ में आ रही है? पहला बोला इन्फॉर्मेशन मंगाएगा, इंफॉर्मेशन मंगवाने के बाद उस इंफॉर्मेशन को क्या करेगा? इंस्पेक्ट करेगा। इंस्पेक्शन करते वक्त कुछ गड़बड़ियां दिखी तो क्या करेगा? इंक्वायरी। फिर इंक्वायरी करने के बाद उसे लगेगा कि हाँ बहुत गड़बड़ है तो भैया सीजी को पास ऑन करेगा और फिर वो सीजी क्या करेगा? इन्वेस्टिगेशन। समझ में आया? सबसेक्शन 1 नोटिस देके उससे मांगेगा इन्फॉर्मेशन। सबसेक्शन 2 बोलता है कंपनी की क्या है? ड्यूटी है जो इन्फॉर्मेशन मांगा गया उसे देने का। सबसेक्शन 1 रजिस्ट्रार नोटिस दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं रजिस्ट्रार, ठीक है, तुम हो वो कंपनी, मैं रजिस्ट्रार तुमको नोटिस दे रही हूँ। किस चीज का नोटिस दे रही हूँ? इन्फॉर्मेशन का। सबसेक्शन 2 बोलता है बीइंग अ कंपनी तुम्हें क्या देना है? वो इन्फॉर्मेशन जो मांगी गई है दे दो। ड्यूटी ऑफ द कंपनी, जैसी नोटिस मिलेगा ऑफिसर फर्निश इन्फॉर्मेशन और दी प्रोड्यूस दी डॉक्यूमेंट। सबसेक्शन 2 समझ में आया? स्टेप है पूरा। पहला, रजिस्ट्रार नोटिस देके मांगेगा। दूसरा, आप वो इन्फॉर्मेशन दे दो जो मांगा गया। दैट्स इट। पक्का? पास एम्प्लॉय टू फर्निश इन्फॉर्मेशन। इन्होंने कहा देखो इन्फॉर्मेशन किससे रिलेटेड है? पुराने समय से रिलेटेड है, तो चाहे अब पास एम्प्लॉय हो या प्रेजेंट एम्प्लॉय हो, दोनों को अपने बेस्ट नॉलेज से इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। अभी तो नया नया एम्प्लॉय आ गया, उसे तो कुछ पता ही नहीं है, भैया ये जो कांड हुआ था ना 2 साल पहले हुआ था, चलो बुलाओ उस एम्प्लॉय को, उससे इन्फॉर्मेशन ली जाएगी। ठीक है, पहला क्या बोला? रजिस्ट्रार नोटिस देके आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेगा। दूसरा, आपको वो वाली इन्फॉर्मेशन देनी है। तीसरा, अगर वो इन्फॉर्मेशन पास पीरियड से रिलेटेड है तो पास एम्प्लॉय भी अपनी इन्फॉर्मेशन देगा और पास प्रेजेंट दोनों देगा। प्रेजेंट बोलेगा भैया मैं तो था ही नहीं उस टाइम पर, और पास बोलेगा कि हाँ मैं उस टाइम पे था और ये सारी चीजें हुई थी, तो सारी चीजें की जाएगी। यहां तक चीजें क्लियर है? पक्का? नेक्स्ट, 3 सर्कमस्टांसेस। इंस्पेक्शन किया जाएगा मे बाय द ऑर्डर। रजिस्ट्रार ऑर्डर पास करेगा, या तो रीजनल डायरेक्टर या तो सीजी, ये लोग ऑर्डर पास करेंगे इंस्पेक्शन के लिए, तब जाके इंस्पेक्शन होगा। अब इन्होंने कहा कि ठीक है, पहला इन्होंने बोला रजिस्ट्रार, तो एक बार रजिस्ट्रार ने ऑर्डर किया। दूसरी बार क्या लिखा है? इंस्पेक्शन किसने ऑर्डर किया? रीजनल डायरेक्टर ने। तीसरा किसने किया? इंस्पेक्शन। अभी इंस्पेक्शन की बात हो रही है। इंस्पेक्शन कौन कौन अथॉरिटी ऑर्डर कर सकता है? रजिस्ट्रार कर सकता है, आरडी कर सकता है, सीजी। चलो, सबसे पहले अगर रजिस्ट्रार करेगा तो रजिस्ट्रार क्यों करेगा? जब उसे लगेगा कि भाई एक टाइम है, मुझे इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं। पहले रजिस्ट्रार को डाउट हुआ, उसने नोटिस दिया। नोटिस के बाद उसने बोला 30 डेज के अंदर इन्फॉर्मेशन दे दो। आपने अगर 30 डेज के अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं दी, दैट मीन्स अब वो क्या करेगा? इंस्पेक्शन। समझो, पहले बस इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है, तुम अगर इन्फॉर्मेशन देने में हेजिटेट कर रहे हो तो फिर इंस्पेक्शन करने हम आएंगे, मतलब विजिट करेंगे। समझ में आ रहा है? पक्का? या फिर रजिस्ट्रार को लग रहा है जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ना वो क्या है? इनएडुकेट। या फिर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड है कि अनसेटिस्फैक्ट्री, आपने कुछ भी इंफॉर्मेशन उठाकर मुझे दे दी है। पहला क्या बोल रहा है? इन्फॉर्मेशन दी नहीं। दूसरा क्या बोल रहा है? इनकम्प्लीट दी। तीसरा बोल रहा है कि भैया तुमने कुछ मैनिपुलेट कर कर दी है, अनसेटिस्फाइड हूं मैं इस इन्फॉर्मेशन से। पक्का कुछ तो लोचा है, गड़बड़ आपने मैनिपुलेट करके दे दिया। तीनों में डिफरेंस समझ पा रहे हो? पहले में क्या किया है? दी नहीं है। दूसरे में इनएडुकेट, मैं कहूंगी इनकम्प्लीट। और तीसरे में क्या बोल रहा है? कंप्लीट है, लेकिन हम सेटिस्फाइड नहीं है इससे, हमें तो लग रहा है कि भाई कुछ तो लोचा है, आपने चेंज करके दे दिया। तीनों। रजिस्ट्रार कब इंस्पेक्शन करेगा? 3 सिचुएशन समझ में आ गई। चलिए, फिर बोला है रजिस्ट्रार रिकॉर्ड करेगा और नोटिस दे देगा भैया हाँ इंस्पेक्शन तो करना है क्योंकि हमें ये लग रहा है डाउट। अब रीजनल डायरेक्टर कब? सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन द सेटिस्फेक्शन ऑफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ वारंट डायरेक्ट द इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स एंड द पेपर ऑफ द कंपनी। अब थोड़ी बात समझना, सीजी खुद तो आकर करेगा नहीं। सीजी कौन है भाई? कोई इंसान है क्या सीजी? भैया अथॉरिटी है। सीजी भैया अपना काम किससे करवाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट में
ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ द सर्कमस्टांसेस, अगर वो किसी सर्कमस्टांसेस सेटिस्फाइड होता है तो वो इंस्पेक्शन करने का ऑर्डर देगा। दिस पावर गिवन सबसेक्शन 5 सीजी डेलीगेट अपना पूरा जो काम है वो किसको दे रखा है, रीजनल डायरेक्टर ज्यूरिडिक्शन। सीजी तो पूरी इंडिया में ना, उन्होंने कहा केस कहाँ का है, वहां के आरडी को पकड़ो, आरडी जाकर चेक करेगा। समझ में आ रहा है? पक्का। सीजी कब करेगा? सीजी ने क्या किया था, आरडी को पकड़ के दे दिया था। या तो सीजी क्या करेगा, ऑर्डर पास करेगा, दो टाइप के ऑर्डर, एक जनरल ऑर्डर और क्या है, स्पेशल ऑर्डर। ऑथराइजेशन देगा इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को, भैया तुम जाकर दो। मतलब ऊपर वाला पॉइंट भी जो आरडी था, आरडी को भी काम किसने दिया था, सीजी, या फिर सीजी आरडी को काम नहीं दे रहा, किसी और अथॉरिटी को दे रहा है। सच इंस्पेक्शन कैरिड आउट बाय द, वो किसी को भी दे सकता है। सीजी चाहे तो ये काम किसको देगा, सीएफआईओ, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को, या फिर किसको देगा, आईसीएसआई को बोल देगा, सीए, सेबी, आईआरडीए, सीसीआई, टीआरए एक्सेट्रा, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। केस किससे रिलेटेड है, जिससे रिलेटेड होगा उस अथॉरिटीज को देगा। कुल मिलाकर यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि जनरल ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर से सीजी किसी को भी दे सकता है। जनरल मतलब जो जनरल सेंस में होता है, स्पेसिफिक कंपनी को दिया, दैट वाज स्पेशल ऑर्डर। वापस हम पढ़े सेक्शन 206। सेक्शन 206 बोलता है इंफॉर्मेशन मांगाना, गड़बड़ हुई तो इंस्पेक्शन और जरूरत पड़ी तो इंक्वायरी। ये लंबा चौड़ा नाम। पहले हमने बोला कि पहले मैं आरओसी, तुम कंपनी, तुमसे मैं नोटिस देके इंफॉर्मेशन मंगा रही हूं, तुम इंफॉर्मेशन दे देते हैं और इंफॉर्मेशन से मैं सेटिस्फाइड हूं तो कोई टेंशन है। इंफॉर्मेशन दिया, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं तो मैं अब क्या करवाऊंगी, इंस्पेक्शन। अभी इंस्पेक्शन चल रहा है कि जाकर मैं चेक करूंगी। अब ये इंस्पेक्शन या तो मैं कर सकती हूँ, मैं आरओसी, या तो कौन करेगा, सीजी। आरओसी भी कर सकता है और सीजी भी। लेकिन जब सीजी की बात आ रही तो सीजी ये काम या तो किसको दे रहा है, आरडी को दे रहा है, या फिर एनी अदर अथॉरिटी। वो एनी अदर अथॉरिटी मतलब डिपेंड करेगा केस किससे रिलेटेड है उससे। तो दो ही लोग हैं, आरओसी या तो सीजी आरडी को देगा, या तो सीजी अदर अथॉरिटी को। डिफरेंस समझ में आ रहा है? अब इंस्पेक्शन करने के बाद हमें मिल गई कुछ गड़बड़ियां। इंस्पेक्शन किया, कुछ गड़बड़ मिला, रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड हो गया। इंस्पेक्शन करते वक्त कुछ फ्रॉडुलेंट मिला, अनलॉफुल मिला, नॉट कंप्लाई दिस एक्ट, ग्रीवेंस रिजॉल्व नहीं हुए, तो रजिस्ट्रार अब इंक्वायरी करेगा। पहले इंफॉर्मेशन मंगवाई, इंफॉर्मेशन मंगाते वक्त उन्होंने इंफॉर्मेशन गलत दी। इंस्पेक्शन करते वक्त हमें मिल गया जो हम ढूंढ रहे थे, कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, तो यस अब इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी मतलब अब लंबे से जाओगे आप। इंस्पेक्शन में कोई टेंशन नहीं है, आपका काम, आपकी कंपनी चल रही है, लेकिन इंक्वायरी होती है तो यस अब आप में थोड़ा सा डंट आएगा। रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, रजिस्ट्रार इंक्वायरी करेगा, डीम फिट गिविंग दी अपॉर्चुनिटी। लेकिन एक बार मौका दिया जाएगा, अपने आप को रिप्रेजेंट करो, क्यों आपके अगेंस्ट इंक्वायरी चालू ना करे। अभी सेक्शन 206 ही चल रहा है। अब इंक्वायरी करते वक्त फ्रॉड मिल गया तो फ्रॉड का केस आपका किस में जाएगा, 447। 447 आपको बहुत बड़ी पनिशमेंट देता है, जेल की सजा। मिनिमम 6 महीने की जेल होगी और मैक्सिमम 10 साल तक की जेल, सेक्शन 447 में। ठीक है, इन्होंने कहा चलो 447 पढ़ते हैं, है क्या। 447 फ्रॉड की बात करता है। कोई भी कंपनी, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई एक्ट, ओमिशन, कुछ भी छुपाया, फैक्ट्स, अपनी पोजीशन का मिस यूज किया, किसी भी पर्सन ने, ठीक है, डिसीव किया, गलत तरीके से एडवांटेज दिया, ये सब फ्रॉड होगा। फ्रॉड में दो बातें ध्यान रखना, एक रॉन्गफुल गेन और एक रॉन्गफुल लॉस है। जरा मुझे डिफरेंस बताओ। एक तरफ आपको क्या दिख रहा है, रॉन्गफुल गेन, और दूसरी तरफ क्या दिख रहा है, रॉन्गफुल लॉस। डिफरेंस क्या है? गलत करके मैंने पैसे कमाए तो मुझे रॉन्गफुल गेन और तुम्हें लॉस हुआ ना। मतलब एक ही चीज है, एक एंड में एक पार्टी के लिए लॉस है और एक पार्टी के लिए क्या है, फायदा है। हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी गुड। तो सेक्शन 447 फ्रॉड बोलता है। ये जो फ्रॉड है, ये फ्रॉड आपको बोल रहा है कि भैया कंपनी कुछ एक्ट कर रही है, कुछ ओमिट कर रही है, कुछ भी गड़बड़ कर रही है, जिससे वो डिसीव कर रही है, धोखा दे रही है, जिस कारण से एक पार्टी को गेन हो रहा है और एक पार्टी को क्या हो रहा है, लॉस। लेकिन रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस, दैट वाज सेक्शन 447, जिसमें आपको पेनल्टी लगेगी। तो कुल मिला के कंपनी अगर ये होती है तो पनिशमेंट यहाँ पे उन्होंने दे दी। कुल मिलाकर अब जाकर सेक्शन 206 खत्म। जरा मुझे फिर से बताओ, 206 किसकी बात करता है, रजिस्ट्रार की। रजिस्ट्रार पहले इंफॉर्मेशन मंगवाएगा। आपने एग्जाम्पल लेते एओसी 4 और एमजीटी 7, ये दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फाइल नहीं की तो आपसे इंफॉर्मेशन मंगाएगा कि भैया ये दो तुम नहीं दे रहे हो। अब क्या करेगा वो, इंस्पेक्शन करेगा।
इंस्पेक्शन करते वक्त वो आएगा और चेक करेगा, इंस्पेक्शन करते वक्त उसे फ्रॉड मिल गया, फ्रॉड मिल गया तो वो क्या करेगा, इंक्वायरी। लेकिन इंक्वायरी स्टार्ट करने से पहले आपको एक मौका दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड, ठीक है। अब उसके बाद उसे लग रहा है कि नहीं भाई इंक्वायरी चालू होनी चाहिए, तो अब इंक्वायरी चालू हो जाएगी। इंक्वायरी चालू करते वक्त हमें पता चल गया कि यस आपने फ्रॉड किया है, तो सेक्शन 447 में पेनल्टी। क्लियर है? ये था हमारा सेक्शन 206। अब लाइन से सारे सेक्शन है 206 तक। 206 में हमने क्या किया क्या था जरा बताओ? इंफॉर्मेशन मंगाई, इंस्पेक्शन किया और इंक्वायरी भी कर ली। 207 ये कह रहे प्रोसेस बता रहे, कैसे क्या होगा, इंस्पेक्शन होगा, कैसे इंक्वायरी होगा। शॉर्ट में पहले समझो, इंस्पेक्शन करने आ गए, इंक्वायरी कर रहे, तो सबसे पहले क्या लिखा है, आईटेक्स में आ गए, चलो इंस्पेक्शन करने आ गए, तो ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है हमारी, जो डॉक्यूमेंट मांग रहे उसे दे हम, अभी बस हेडिंग, उन्हें जरूरत पड़ेगी तो कॉपी भी ले लेंगे वापस। सबसेक्शन 1 बोलता है रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर डिमांड करेगा इंस्पेक्ट और उसमें कंपनीज की बुक में देखेगा। मैंडेटरी एवरी डायरेक्टर, कंपनी का जो डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो इन्फॉर्मेशन जो एक्सप्लेनेशन मांगा जा रहा है उसे वो फटाफट दे। पहला सबसेक्शन 1 समझ में आए। सबसेक्शन 2 बोलते हैं अब जब रजिस्ट्रार इंस्पेक्टर जरूरत पड़ेगी तो वो क्या ले लेगा, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट की एक कॉपी रख लेगा या फिर अदर इंपॉर्टेंट पेपर अपने पास रखेगा। दे मे ऑल्सो प्लेस द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मार्क्स ऑन दीज डॉक्यूमेंट एज अ एविडेंस, एविडेंस कि हमें ये एविडेंस मिले तो इसको मार्क भी कर रखेगा कि भैया ये चीजें हमें कुछ मिला। नेक्स्ट सेम पावर, रजिस्ट्रार इंस्पेक्टर जब ये काम करेगा तो सिविल कोड जैसी पावर है। अब तो तुम्हें जिगल याद आना चाहिए, क्या है सिविल कोड जैसी क्या पावर है जरा बताओ? डिस्कवर करना, प्रोड्यूस करना डॉक्यूमेंट्स, अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट। कुछ याद आ रहा है जिगल में? सिविल कोड, सिविल कोड के पास एक पावर होती है समन, समन क्या होता है, नोटिस देना, समनिंग एनफोर्सिंग द अटेंडेंस। किसी भी पर्सन को आप बुला दोगे समन देकर कि भैया आओ, ये कौन कर रहा है, आरओसी। आरओसी इंस्पेक्टर के पास सिविल कोड जैसी पावर है, सिविल कोड ये सारी चीजें करवाता है तो ये भी समन देकर बुला सकता है। एग्जामिन देम ऑन दी ओथ, मतलब शपथ लो, क्या करवाते हैं, शपथ दिलवाते हैं जज कि भैया ये लो गीता में हाथ रखो और बोलो, जो बोलोगा सच बोलोगे, है ना। तो ये सारे काम भी रजिस्ट्रार कर सकता है जो इन्फॉर्मेशन तुमसे ले रहा है। नेक्स्ट इंस्पेक्ट एनी बुक्स, रजिस्टर एंड अदर डॉक्यूमेंट। यहां तक समझ में आ रहा है? क्या पढ़ रहे हैं? इंस्पेक्शन हो रहा है, पहला इंस्पेक्शन हो रहा है तो ड्यूटी है असिस्ट करना। सेकेंड, अगर उन्हें किसी की कॉपी चाहिए तो उसको कॉपी चुपचाप दे देना। रजिस्ट्रार आपको बुला सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, ओथ लेकर कसम खिलाकर आपसे सबूत, है ना, कि भैया बोलो, ताकि हम आपके अगेंस्ट यूज कर सके। और अगर लगा कि आप कुछ गड़बड़ गए तो क्या लग जाएगी, पेनल्टी। तो सेक्शन 206 थोड़ा लेंदी था, जो बताता है इंफॉर्मेशन मांगा जाएगा, इंस्पेक्शन होगा, इंक्वायरी होगा। और सेक्शन 207 क्या बोलता है, पनस बेटा बिना फोन के तू रहता ही नहीं है, फ्रंट बेंच में बैठा है, रख बुक के नीचे रख, बैग में डाल। हाँ बताओ, हद हो गई, हद हो गई। ये लड़का ना हमारा चटोरा है, चटोरा। हाँ बच्चा, सबसेक्शन 2 समझा रही हूँ वापस। 207 क्या बोलता है, इंस्पेक्शन कैसे होगा, ठीक है। पहला पहला क्या बोला, ड्यूटी है। सबसेक्शन 2 ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन, अगर जब हम इंस्पेक्शन करेंगे, रजिस्ट्रार इंस्पेक्टर को अगर किसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या इंपॉर्टेंट पेपर की कॉपी चाहिए तो आपको उनको उसकी कॉपी देनी पड़ेगी। मे ऑल्सो प्लेस द आइडेंटिफिकेशन मार्क। समझो आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है, आइडेंटिफिकेशन मार्क मतलब कि आपको कुछ मिला उसको मार्क कर दो कि भैया ये सबूत मिले थे हमें, इसे टिक मार्क करके रख दो, एक अलग से मार्किंग आ जाएगी कि हाँ ये हमने अच्छे से देखा था, हाईलाइट कर दो। ऑन दीज डॉक्यूमेंट एज अ एविडेंस ऑफ द इंस्पेक्शन, तो आइडेंटिफिकेशन एक मार्क लगा दिया जाएगा, हाईलाइट कर दिया जाएगा, ठीक है। समझ में आया? फिर बोला सिविल कोड जैसी पावर है, वो ये सारे काम कर सकता है और कुछ भी गड़बड़ मिला तो पेनल्टी लगेगी। ये था आपका सेक्शन 207, ठीक। अब 208 क्या बोल रहा है, अभी इंस्पेक्शन ही चल रहा है। हाँ बच्चा, कौन सा वाला सबसेक्शन, कौन सा है? चलो सबसेक्शन 4 क्या बोलता है, सबसे पहली बात इसमें लिखो पेनल्टी। सबसेक्शन 4 क्या बोलता है, पेनल्टी। इफ एनी डायरेक्टर ऑफिसर डिसओबे द डायरेक्शन इशूड बाय द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार इंस्पेक्टर यहाँ आया आईटेक्स में, उसने हमें कुछ कुछ डायरेक्शन दिया, हमने उसकी बातें नहीं मानी, उसके इंस्पेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करी, तो साफ उन्होंने बोल दिया है वो रजिस्ट्रार इंस्पेक्टर अंडर दिस सेक्शन ऑफिसर पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट, भैया जेल की सजा हो जाएगी, कितने तक की, 1 साल तक की।
फाइन कितना लग जाएगा 25,000 बट विच में बी एक्सटेंड 1 लाख तक. इफ डायरेक्टर ऑफिसर ऑफ द, ऊपर उन्होंने बोल दिया punishment, officer or director convicted of the offence under this section, the director or the officer shall on or from the date on which so convicted deemed to have vacate, उन्हें चुपचाप क्या करना पड़ेगा, ऑफिस छोड़ना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि आप यहाँ फंस गए हो. ऑन द वेकेशन ऑफ द ऑफिस डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा होल्डिंग द ऑफिस इन एनी कंपनी. क्लियर? कुछ नहीं, पेनल्टी थी. ठीक है. अब 208 क्या बोलता है, 6 क्या बोला था, इंफॉर्मेशन मंगाएंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, इंक्वायरी करेंगे. डन. सबसेक्शन 7 क्या बोलता है, जब करने आएंगे तो आपको उसकी हेल्प करनी है, कॉपी मांगेंगे तो दे दो, डॉक्यूमेंट मांगेंगे तो दे दो. डन. 208 बोलता है भैया आप रिपोर्ट तैयार करोगे जो इंस्पेक्शन इंक्वायरी करी आपने. ठीक है. अगर आप रिपोर्ट तैयार करोगे, साफ साफ बोल दिया रजिस्ट्रार इंस्पेक्टर चुपचाप इसका एक रिपोर्ट तैयार करो और किसको दे दो, सीजी को. क्यों? क्योंकि सीजी को लगेगा तो वो क्या करवाएगा, इन्वेस्टिगेशन. दिस रिपोर्ट में इंक्लूड रिकमेंडेशन, लिखा रहेगा रजिस्ट्रार. उस रिपोर्ट में क्या लिखेगा, भैया इनको ना इन्वेस्टिगेशन करवाना है मुझे. पुलिस ऑफिसर ने क्यों दिया था कोर्ट में, ताकि वो क्या कर सके, आगे डिटेल में इन्वेस्टिगेशन कर सके. तो वो रिकमेंडेशन लिखेगा, भैया हमारी ये रिपोर्ट है और हमें लग रहा है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए. अब रीजनल डायरेक्टर का रोल आएगा. क्यों रीजनल डायरेक्टर का रोल आएगा, क्योंकि सीजी के बिहाफ में काम कौन करता है, रीजनल डायरेक्टर. ऊपर पढ़ा था हमने. या फिर कोई एक्सपर्ट आएगा, रिव्यू करेगा उस रिपोर्ट को, लीगल एडवाइस देगा अगर जरूरत पड़ेगी, स्टार्ट करेगा केस. प्रोसिक्यूशन मतलब केस स्टार्ट हो जाएगा. इफ रजिस्ट्रार रिकमेंड, रजिस्ट्रार ने रिकमेंड किया था, इन्फॉर्म दी सीजी अबाउट द एक्शन टेकन ऑन दिस रिपोर्ट. कुल मिलाकर रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी सीजी को. सीजी को जैसी रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी, सीजी के बिहाफ में आरडी आएगा. आरडी कहेगा कि ठीक है मैं रिव्यू कर रहा हूँ, केस चालू करवा रहा हूँ, और इन्फॉर्म कर देगा सीजी को कि क्या एक्शन ले रहा हूं मैं. ठीक है. तो आरडी ये सारे काम करेगा. रीजनल डायरेक्टर विल ऑल्सो रिव्यू द केस वेयर द ऑफेंस पनिशेबल बाय द इम्प्रिजमेंट. वो वाले केसेस भी देखेगा जिसमें जेल की सजा कितने से ज्यादा है, 2 साल से ज्यादा. आर रिपोर्टेड एंड मे सीक द प्रोसिक्यूशन अप्रूवल. लेकिन एक बार सीजी से अप्रूवल लेंगे, आरडी वो सारे केसेस भी देख सकता है. काम सीजी का ही है, लेकिन सीजी बिजी है. ये सीजी क्या करवा रहा है, आरडी से काम करवा रहा है. और अगर आरडी के पास थोड़ा बड़ा केस आता है, वो केस क्या है, 2 साल से ज्यादा वाला इम्प्रिजमेंट वाला केस आता है, तो सीजी से एक बार परमिशन लेके वो उस केस को भी कंटिन्यू करेगा. सेक्शन 208 रिपोर्टिंग समझ में आई. 6 पूरी प्रोसेस बताता है कि भैया कैसे इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा. 7 डिटेल में विजिट कैसे किया जाएगा और हेल्प किया जाएगा. और 8 बोलता है रिपोर्ट तैयार करके सीजी को दे दो. यहां तक प्रोसेस पूरी कनेक्ट है, कनेक्ट है. नेक्स्ट हेडिंग, इंस्पेक्शन करते वक्त हमने कुछ सर्चिंग करी थी और सर्चिंग में कुछ हमें इंपॉर्टेंट मिला, उसे क्या कर दिया, जब्त कर दिया भैया हमने, सीज कर दिया है. आओ, पहला स्पेशल कोड पहली बार सुन रहे हो, सुना है, बताओ जरा क्या सुना है. थोड़ा नॉलेज कम है तुम लोग को. डिटेल में फाइनल में पढ़ेंगे. डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, फाइनल में. प्रोफेशनल्स है ना, प्रोफेशनल में मैं पढ़ाती हूँ, लेकिन शॉर्ट में तुम्हें बता ही दूं भाई, समझ में आ जाए ताकि कल को तुम लोग मेरी नाक ना कटाओ. ठीक है. चलो, स्पेशल कोर्ट. एनसीएलटी बहुत बिजी है, एनसीएलटी बहुत बिजी है. क्यों बहुत बिजी है भाई, केसेस बहुत ज्यादा है, कंपनी के केसेस भरे पड़े. एनसीएलटी का कंसेप्ट ही इसलिए आया था भैया कोर्ट बहुत बिजी है. हमने क्यों बनाया है, नहीं तो हमारे कोर्ट तो हाई कोर्ट में जाते थे, सुप्रीम कोर्ट में जाते थे. ठीक है. तो हम पहले एनसीएलटी लेकर आए. एनसीएलटी लेके आए भैया, एनसीएलटी तुम हमारे पूरे कंपनी से रिलेटेड केस देखोगे. एनसीएलटी से खुश नहीं है तो कहां जाएंगे, एनसीएल 80. यहां से कुछ नहीं हो तो कहां देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट. बात समझ में आ गई, पक्का. लेकिन ये एनसीएलटी पहले लेवल तक ही नहीं पहुंच पाए भाई, बहुत बिजी था. जब जब सीजी को लगेगा, सेंटर गवर्नमेंट को लगेगा, जब जब सेंटर गवर्नमेंट को लगेगा कि क्योंकि ये बहुत बिजी हैं और केसेस हैंडल नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए हम स्पेशल कोड बनाएंगे टेम्परेरी बेसिस के लिए. फॉर एग्जाम्पल जबलपुर में केसेस बहुत आ गए, एनसीएलटी बहुत बिजी है हमारा, एनसीएलटी में हम जा नहीं पा रहे. अब एनसीएलटी में नहीं जा पा रहे हैं तो एक काम करते हैं, यहाँ पे फॉर द टाइम बिंग एक स्पेशल कोड तैयार किया जाएगा. यहाँ पे आपने क्या अपना घंटाघर के सामने आपने वो देखा है क्या, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऐसा नाम लिखा होगा. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट दोनों लिखा है. हमने कहा जबलपुर में केसेस बहुत ज्यादा आ गए, तो चलो एक काम करते हैं, वो जो सेशन कोर्ट है उस कोर्ट को टेम्परेरी बेसिस में स्पेशल कोर्ट बोल देते हैं. अब जो केस है कहां नहीं जाएगा, एनसीएलटी बिजी है तो वहां जा नहीं पा रहा है, तो यहाँ स्पेशल कोर्ट में जाएगा. यहाँ पे जज बैठेंगे और यहाँ पे पूरे केस सुनवाई होगी. तो सीजी को जब नीड लगती है
केसेस ज्यादा होने के कारण तो स्पेशल कोड बनाया जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? डिटेल में फाइनल में पढ़ेंगे स्पेशल कोड कैसे बनाया जाता है, कैसे इन्वेस्टिगेशन होती है, पूरी प्रोसेस। एनसीएलटी का ही वो एक तरीके से उन्होंने सब्स्टिट्यूट तैयार किया है, लेकिन ये सीजी की मर्जी पर होता है। उसे इंडिया में जहां कहीं लगेगा नीड है वहां बनाएगा, वहां पे फिर खत्म भी कर देगा। समझ में आ गया? टेम्परेरी बेसिस में, ठीक है। अब आ जाओ वापस। परमिशन फ्रॉम द स्पेशल कोर्ट, रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर कैन सर्च एंड सीज द कंपनीज डॉक्यूमेंट इफ दे सस्पेक्ट दीज मे बी डिस्ट्रॉय। अब थोड़ा सा समझना, कहानी यहीं से जुड़ी है। मैंने क्या बोला? आईटेक्स, मुझे मालूम है इंफॉर्मेशन मुझसे मांगी गई थी। हमारा आरओसी कौन सा, जरा बता मुझे। ग्वालियर। ग्वालियर से हमें एक नोटिस आया। क्या नोटिस आया? इन्फॉर्मेशन दो। अब हमें मालूम था ये इन्फॉर्मेशन तो हम दे नहीं सकते, और हमें ये भी पता है ना इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो अभी आरओसी क्या करवाएगा? इंस्पेक्शन करवाएगा। इंस्पेक्शन करवाने वाला है। अब वो क्योंकि हमारा इंस्पेक्शन करवाने वाला है तो मैं फटाफट अपने सारे डॉक्यूमेंट, पूरे बुक्स, रजिस्टर, उनको कहीं ठिकाने लगाने का सोचूंगी। और ये तो ग्वालियर वाले को भी पता है, ग्वालियर आरओसी को भी पता है ना कि नेक्स्ट स्टेप यही करने वाली है कंपनी, अगर इन्फॉर्मेशन का रिप्लाई नहीं आ रहा है तो वो टेम्परेरी बेसिस में तुरंत सीजी ये काम किसको दे देगा? स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट की तरफ से एक टीम आएगी और तुरंत, क्योंकि पहुंच जाएगी ना, तुरंत दबोच लेगी, हमें हमारे डॉक्यूमेंट इधर उधर करने नहीं दिए जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो नीड के अकॉर्डिंग वापस से रीड करिए। रजिस्ट्रार इंस्पेक्टर कैन सर्च एंड सीज द कंपनी डॉक्यूमेंट, खुद से रजिस्ट्रार उठ के नहीं आने वाला है। इफ दे सस्पेक्ट दीज मे बी डिस्ट्रॉय, हमें मालूम है ये डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय कर देंगे या फिर कुछ इसमें फॉलिसिफाइड कर देंगे, कुछ एरर ले आएंगे, छुपा देंगे। हाउएवर दे नीड टू अप्रूवल, फटाफट पहले क्या करो? स्पेशल कोर्ट की परमिशन लो। स्पेशल कोर्ट की एक टीम, एक्चुअल में आरओसी स्पेशल कोर्ट के बोला तुरंत आकर यहाँ पे सारे काम करो। काम समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट, रिटर्निंग दी बुक्स एंड पेपर, थोड़े टाइम के लिए होता है ये। सीज मतलब जब्ती। हम अब इस डॉक्यूमेंट को अच्छे से जाके अपने ऑफिस में देखेंगे। ऑफिस में हमने देखा, समझा कि भैया कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अब इन्होंने कहा सीज डॉक्यूमेंट को वापस करना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर? 180 डेज, मतलब ऑलमोस्ट 6 महीने। However, अगर आपको और जरूरत पड़ रही है तो अनदर 180 डेज, मतलब एक साल के लिए क्या हो जाएगा? जब्त हो जाएगा। और हम डिटेल में क्या कर रहे हैं बच्चा? इंस्पेक्शन कर रहे हैं। चल क्या रहे सेक्शन, हाँ कंपनी के थे, आईटेक्स से उठा के लेकर गए थे ना, और अपने ऑफिस में जाके डिटेल चेक कर रहे थे। 180 डेज खत्म, हमें हमारे डॉक्यूमेंट वापस मिल जाएंगे, क्योंकि सब ओरिजिनल उठा के लेकर गए ना वो हमारा। हाँ, वो आरओसी से ही सब लिंक है, आरओसी ने उनको भेज दिया है, उनकी टीम आती है, वो सारी चीजें करती है, ठीक है। लेकिन वापस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमें हमारे मिल जाएंगे। यहाँ तक चीज क्लियर है? वैसे तो 180 डेज के अंदर रिटर्न करना है, लेकिन 180 डेज के अंदर रिटर्न नहीं कर पाए तो अनदर 180 डेज, ठीक है। सेम पावर जो सीपीसी में। हाँ बेटा, लेटर चाहिए होगा। स्पेशल कोर्ट पहले हाँ बोलेगा तभी ये होगा। स्पेशल कोर्ट बोलेगा ठीक है, मुझे भी लग रहा है कि सच में छुपा दिया जाएगा। स्पेशल कोर्ट को बोला इतनी कोई बड़ी बात ही नहीं है, तुम इतना क्यों सीरियस ले रहे हो? उन्हें लगेगा बड़ी बात है, वो पहले अग्री करेगा, फिर जाकर वो टीम भेजेगा, ठीक है। रजिस्ट्रार इंस्पेक्टर फॉलो, जब ये सीज वीज कर रहा होगा ना, आपने जो सीआरपीसी पढ़ा है ना बच्चों, मैंने सेशन कोड बोला, क्या आपने डिस्ट्रिक्ट कोड पढ़ा है? क्या सेशन कोड पढ़ा है? जरा दोनों में डिफरेंस बताओ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल मैटर जाते हैं, सेशन कोर्ट में क्रिमिनल। आपको स्पेशल कोर्ट, मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं बोला है, क्या बोला? सेशन कोर्ट। आपके जबलपुर में जो सेशन कोर्ट है उसके पास जाएगा स्पेशल कोर्ट, सेशन कोर्ट को बनाया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को नहीं बनाया जाएगा, क्रिमिनल। और उन्होंने यही बोला है कि भैया फॉलो भी कौन सा करना? सीआरपीसी फॉलो करना, सीपीसी नहीं करना। सीपीसी थोड़ा सा लाइट है, क्रिमिनल थोड़ा सा ज्यादा रिजिड है, स्ट्रिक्ट है। तो प्लीज आपको कहां फोकस करना है? सीआरपीसी में। बात समझ में आ रहा है? पक्का? चलो, सेक्शन 209 समझ में आया? 209 सब सेक्शन 1 समझ में आया? 2 समझ में आया? 3 समझ में आया? चलो, अब जब्ती होने के बाद हमें मिला कि भैया फ्रॉडुलेंट तो एक्टिविटी भी है, तो अब क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन। अब ये इन्वेस्टिगेशन के लिए किसके पास जाएंगे? सीजी को बोलेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पता चल गया है कि हाँ, रीजन मिल गया उनको कि क्रेडिटर मेंबर के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। अब इन्होंने कहा कि चलो अलग अलग टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन से इस इन्वेस्टिगेशन को देखेंगे। अफेयर्स ऑफ द कंपनी इट इज अननेसेसरी पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो फिर सीजी आएगी, इन्वेस्टिगेशन करवाएगी। या फिर क्या किया? इन्वेस्टिगेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द रिलेटेड कंपनी,
ओनरशिप पे बात आ रही है, फॉरेन कंपनीज का इन्वेस्टिगेशन होगा, या फिर सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस डायरेक्टर अगर सीजी करेगा तो, या फिर ऑर्डर पास किया इंसेल्टी ने इन्वेस्टिगेशन करने का। कुल मिलाकर अब इन्वेस्टिगेशन चालू, मतलब अभी तक क्या चल रहा था, इंस्पेक्शन और इंक्वायरी, जो रजिस्ट्रार अपने लेवल में कर रहा था। रजिस्ट्रार स्पेशल कोर्ट की परमिशन लेकर कर रहा था, मतलब इंस्पेक्शन इंक्वायरी ही चल रहा था। अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि चलिए अब इन्वेस्टिगेशन, मतलब सीजी के पास आ गई है अभी हमारी बॉल। अब सीजी कह रही है भैया हम कब कब इन्वेस्टिगेशन करेंगे। यहाँ इन्होंने सेक्शन दे दिया 2010, 2010, 19, 16, ये अलग अलग सेक्शन है। अब एक एक सेक्शन को इन्होंने यहाँ पे समझाना चालू किया। बच्चों यहाँ तक प्रोसेस कनेक्ट हो रही है ना, प्रोसेस एकदम सिंपल है, फीलिंग तुमको थोड़ी सी जिगल वाली आ रही होगी कि वहां पे ये सारी चीजें होती है, सीपीसी से आरपीसी जो आपने पढ़ा है कि सिविल कोड जैसा है ना, इन्वेस्टिगेशन करो, सर्च सीज करो। चलिए सबसे पहले क्या लिखा है, 210 रिपोर्ट या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पब्लिक इंटरेस्ट। सीजी को लग रहा है इन्वेस्टिगेशन करना, क्यों, क्योंकि रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर ने बोला कि हमें ऐसे सबूत मिले, तो उनकी रिपोर्ट जब आएगी तब वो करेगा। या फिर उनकी रिपोर्ट नहीं आई है, कंपनी के मेंबर ने क्या पास किया, कंपनी के ही मेंबर ने बोला भैया हमारी ना इन्वेस्टिगेशन कराओ सीजी, कुछ गड़बड़ लग रहा है हमें। या फिर सीजी को खुद से लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। कब कब इन्वेस्टिगेशन करेगा सीजी, बताओ पहले कब करेगा, रजिस्ट्रार रिपोर्ट सबमिट करेगा इंक्वायरी की, इंस्पेक्शन की, या फिर कंपनी के स्पेशल रेजोल्यूशन मेंबर ने बोला, या फिर पब्लिक। लेकिन आईटेक्स से एक बार पूछा जाएगा, आईटेक्स के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चालू करना है सीजी को, डन। अगर आईटेक्स के खिलाफ करना है तो जो आईटेक्स है, या तो इसकी रिपोर्ट किसने दी होगी, आरओसी ने, या तो यहाँ के मेंबर्स ने रेजोल्यूशन पास किया एसआर, या फिर कुछ गड़बड़ दिख रहा है जनता के खिलाफ हो रहा है तो भैया खुद से सीजी करेगा। लेकिन पहले हमसे क्या किया जाएगा, हमें इन्फॉर्म किया जाएगा, मैं ऑर्डर दिन कि भैया अब इन्वेस्टिगेशन चालू हो रहा है। ऑर्डर कोर्ट और ट्रिब्यूनल में चल रहा था, उन्होंने बोला तो सीजी फिर करेगा, ठीक है। या फिर अब इन्होंने क्या बोला, सीजी अपना काम खुद तो आगे करेगा नहीं, इंस्पेक्टर टू इन्वेस्टिगेट। बच्चों समझना, अब यहाँ पे जो इंस्पेक्टर है इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो वो वाला इंस्पेक्टर, इन्होंने कहा भैया जो ये क्या नाम है सीजी है, सीजी एक ऑफिसर भेजेगा ना, उस ऑफिसर को क्या बोल दिया, हमने क्या कर लिया अपॉइंट, एक से ज्यादा इंस्पेक्टर अपॉइंट कर लिया। अब वो अपनी प्रोसेस चालू करेगा, कौन सी, इन्वेस्टिगेशन की। इंस्पेक्टर अपनी रिपोर्ट तैयार करके देगा सीजी को कि हमें हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया है। बात समझ में आ रही है, पक्का। अब क्योंकि तुमने सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल इतना ज्यादा देखा समझा है ना, तो पहले पुलिस ऑफिसर होता है, फिर सीबीआई ये सब इन्वॉल्व हो जाती है ना, तो सीबीआई मतलब इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि ये अब कौन करा रहा है, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। पुलिस ऑफिसर जब अपने लेवल में करता है तो इंस्पेक्शन इंक्वायरी करता रहता है, कोर्ट के पास गया है, सीबीआई इन्वॉल्व हो गई क्योंकि अब ये कोर्ट ने बोला है। डिफरेंस समझ में आ रहा है, पक्का। और बड़ा लेवल और डिटेल नहीं बोलते यार अब तो सीबीआई के पास आएगा, पुलिस ऑफिसर बोलता है मेरे भी कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने अब ऑर्डर दे दिया। नेक्स्ट क्या बोलता है, बिफोर अपॉइंटिंग इंस्पेक्टर, सीजीज इंस्पेक्टर को अपॉइंट करने से पहले रिक्वायर्ड दी एप्लीकेंट टू गिव दी स्क्रूटनी नॉट सॉरी सिक्योरिटी। इन्होंने क्या बोल दिया, आपको एक सिक्योरिटी, एक पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा। ये जो इंस्पेक्टर है ना, समाज सेवा तो कर नहीं रहा है ना, कुछ पैसे तो देने पड़ेंगे। सबसे पहले सिक्योरिटी में 25,000 रुपए जमा करो, क्योंकि जो हम ये पूरा करेंगे ना काम, उसका पूरा खर्चा, एक्सपेंस इन्वेस्टिगेशन का इसी से लिया जाएगा। इन्होंने कहा भैया कंपनी कौन सी है, टर्नओवर कितना है, 50 करोड़ तक का, 50 से 200 करोड़ या फिर 200 करोड़ से ऊपर, आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट उस हिसाब से होती जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो ये जो 25,000 है सबसे मैक्सिमम वाला बताया। सिक्योरिटी रिफंड हो जाएगी इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट इन दी प्रोसिक्यूशन, अगर फेवरेबल है तो कोई टेंशन नहीं, दूसरा जो गलत जिसने काम किया, जो पकड़ा गया, उसी से लिया जाएगा, तो हम आपको रिफंड भी कर देंगे। बात समझ में आ रही है, यहां तक चल क्या रहा है, इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन बन गया, इंक्वायरी समझ में आ गई। अब सीजी अपने लेवल में इन्वेस्टिगेशन, एक ऑफिसर इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया, उसे सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया, वो अपना काम करेगी और फिर जब काम हो जाएगा तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको रिटर्न। लेकिन खर्चा तो हुआ है ना, जो गलत पाया गया है उसको पकड़ा जाएगा। अक्सर कोर्ट में, जज में, है ना, वकील यही बोलता है भैया हमारा जो इतना पूरा खर्चा पानी है वसूला जाएगा एज अ कंपनसेशन, जो भी ऑफेंडर है उससे, ठीक। केस पूरा स्किप। इन्वेस्टिगेशन इनटू द कंपनीज अफेयर्स ऑन द एप्लीकेशन मेड बाय, पहला हमने क्या पढ़ा,
आरओसी इन सब ने दिया। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, किसने दिया, मेंबर ने एप्लीकेशन दिया, एनी अदर पर्सन ने क्या बोला कि भैया हमारी कंपनी का काम गड़बड़ चल रहा है, नहीं मिल रहा, क्या कुछ इधर उधर है क्या? चलो ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते बच्चों। सेक्शन कौन सा, 211, हेडिंग बताओ क्या लिखा है, स्टैब्लिशमेंट ऑफ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। ठीक है, शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? अब देखो इसके स्टैब्लिशमेंट की बात हो रही है। सेक्शन अभी अपन पढ़ रहे हैं 211, फिर पढ़ेंगे 212। ठीक है, जो 11 है वो इसकी स्टैब्लिशमेंट की बात करता है, 212 इसके पूरे प्रोसेस की बात करता है। देखो 212 अगर हेडिंग देखोगे तो क्या बोल रहा है, अब असाइन किया इन्वेस्टिगेशन। ऊपर जब हमने आगे के सेक्शंस पढ़े थे तो उसमें हमने पढ़ा था या तो आरओसी करेगा या तो सीजी कहेगा। सीजी किसको दे देगा, आरडी को, या तो सीजी कुछ स्पेशल अथॉरिटीज को देगा। वन ऑफ द स्पेशल अथॉरिटी क्या था, सीएफआईओ। ठीक है, चलिए तो सेक्शन 211 बोलता है स्टैब्लिश करना है। देखो बनाने वाला कौन है, सीजी। सीजी सीएफओ को बनाता है, स्टैब्लिश करता है ताकि वो क्या कर सके, कंपनी के फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट कर सके। ठीक है, सीएफओ में एक डायरेक्टर वो बिठाएगा और साथ में बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैठेंगे इन सारे अलग अलग फील्ड के। एसएफआईओ में बैठता कौन कौन है, एक डायरेक्टर होगा, ठीक है, एक ऑफिसर होगा, और उस ऑफिसर डायरेक्टर के अलावा अदर एक्सपर्ट्स बैठेंगे जो इस फील्ड से बिलोंग करते हैं। कौन कौन सी फील्ड से बिलोंग करते हैं, बैंकिंग, कॉर्पोरेट अफेयर्स, टैक्सेशन, फॉरेंसिक हो गया, कैपिटल हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉ एंड अदर रिलेवेंट फील्ड, जो भी जिसकी भी रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, चलिए डायरेक्टर अपॉइंट बाय द गवर्नमेंट विद द एक्सपीरियंस इन द कॉर्पोरेट मैटर एटलीस्ट एट द रैंक ऑफ द जॉइंट सेक्रेटरी। अच्छा खासा वो भी नॉलेजेबल होना चाहिए, डायरेक्टरेट की बात हो रही है। द गवर्नमेंट में अपॉइंट द एडिशनल एक्सपर्ट एंड स्टाफ, जैसे जरूरत होगी उससे हम अपॉइंट करेंगे। एंड द टर्म्स ऑफ द सीएफओ पर्सनल, जो भी स्टाफ होगा बी प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट। तो कुल मिलाकर हमने अभी क्या पढ़ा, स्टैब्लिशमेंट कौन बना रहा है, एसएफआईओ को सीजी बना रहा है। इसमें डायरेक्टर बैठेगा और अलग अलग फील्ड के लोग बैठेंगे। डायरेक्टर के पास भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा और इसकी जितने भी एक्सपर्ट स्टाफ जो पर्सनल होने चाहिए उन सब की टर्म्स एंड कंडीशन, सारी चीजें, सारे लोगों को पॉइंट करने वाला सीजी सीजी सीजी, बस ये इसका एस्टेब्लिशमेंट है। ठीक है, हेलो, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहां पे अब आ जाओ कहां पर, सेक्शन 212। हेडिंग क्या है 212 की, अब चलिए ये अपना काम चालू कर रहा है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे, शॉर्ट में समझेंगे। सबसेक्शन 1 बोलता है सीजी इनिशिएट करेगा इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। किससे बोल रहा है, एसएफआईओ से बोल रहा है। फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, पहला सर्कमस्टांस क्या है, अपॉन रिसीविंग रिपोर्ट, रिपोर्ट किससे मिली, रजिस्ट्रार से, या फिर रिक्वेस्ट किसने भेजी, स्पेशल रेजोल्यूशन। सुना सुना लग रहा है। नेक्स्ट क्या बोला, डीम नेसेसरी पब्लिक इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एसएफआईओ को अपना ये भेजेगा कि भैया अब आपको सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन करना है। सबसेक्शन 2 बोलता है वंस द सीजी असाइन द केस नो अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एक बार काम इनको मिल गया तो दूसरी एजेंसी इस पे काम करने वाली नहीं है। ठीक है, नो अदर इन्वेस्टिगेशन कैन कंटिन्यू इनिशिएट द इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, सबसेक्शन 3 बोलता है, बच्चों वापस सबसेक्शन 1 क्या बोल रहा है, सीजी ने इनको दे दिया। ठीक है, सीजी इनको कब देगा, या तो रजिस्ट्रार की रिपोर्ट मिली, या तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, या तो पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए सबसेक्शन बोलता है, सबसेक्शन 2 बोलता है एक बार अगर केस एसएफआईओ को मिल गया तो कोई और अदर एजेंसी कंटिन्यू नहीं करेगी। सबसेक्शन 2 समझ में आ गया। सबसेक्शन 3 बोलता है अपॉन रिसीविंग द केस इन्वेस्टिगेशन वो स्टार्ट करेगा एज पर कंपनीज एक्ट और अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा विद इन टाइम सीजी को। जनरल प्रोसेस चल रही है, 1 2 3 समझ में आ रहा है। 1 में केस कब कब जाएगा, 2 बोलता है कि भैया वो चालू करेगा तो दूसरी एजेंसी रोक दे, तीसरा बोलता है रिपोर्ट सबमिट करेगा सीजी को जितनी जल्दी हो सके। 4th बोलता है जो डायरेक्टर होगा इस ऑफिस का एम्पावर्ड टू अपॉइंट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हु विल हैव द सेम पावर ऑफ द इंस्पेक्टर, दूसरे ऑफिसर्स को भी अपॉइंट कर सकता है। कैसे अपॉइंटमेंट होगा, सेक्शन 217 में डिटेल में दे रखा है उस इंस्पेक्टर का। ठीक है, all employees officer anyone involved in the company under the investigation must involve सारे relevant information document, सारी चीजें देनी है। अब CFIO का जो ऑफिसर है वो आ गया इन्वेस्टिगेशन करने तो प्लीज उसको असेस करो, उसको सारी इन्फॉर्मेशन दो, जनरल प्रोसेस का पार्ट है। डिस्पाइट द प्रोविजन ऑफ द CRPC एनी पर्सन इन्वॉल्व इन द फ्रॉड, सेक्शन 447, कोई भी 447 में इन्वॉल्व है विल नॉट रिलाइज, उसे बेल मिलने वाली नहीं है। जरा मुझे बताओ ये बेल क्या होती है, बेल
जेल से रिहा हो जाता है फॉर द टाइमिंग। ठीक है, तो इन्होंने बोला भैया अगर आपका केस किस में फंसा है, 447 में फंसा है, तो आप कहाँ, बेल आपको मिलने वाली नहीं है। जैसे कि अभी अभी मुझे एक केस पता चला है, जॉय है ना, कॉलेज के जो प्रिंसिपल है, स्कूल सॉरी, के जो प्रिंसिपल है, अगर वो सेक्शन किस में जाते, ऑफिसर में आएंगे ना, सारे ऑफिसर जो भी है बच्चा, अगर मैं कहूंगी कंपनी के, कंपनी होती है ना, तो कंपनी का जो ऑफिसर होता है, ऑफिसर में कौन कौन आता है, इसमें डायरेक्टर, मैनेजर है ना, सीए, सीएस, केएमपी सब आते हैं। अगर आप, नहीं अभी वो स्कूल के केस में फंसे ना, तो अगर आप सेक्शन 447 के फ्रॉड की डेफिनेशन में आते हो, तो पहली बात आपको क्या नहीं मिलेगा, विल नॉट रिलीज ऑन बेल अनलेस सर्टेन कंडीशन आर मेट। मतलब जनरल रूल तो नहीं मिलेगी, लेकिन एक्सेप्शंस हैं, लोग पैसा खिलाकर, है ना, हाँ हाँ यार रिकॉर्ड नहीं होना था, ठीक है। चलो, तो इन्होंने क्या बोला, कंडीशन क्या है, कुछ कंडीशन है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर गिव चांस टू, है ना, अपोज टू बेल एप्लीकेशन, या फिर कोर्ट सेटिस्फाइड होता है नॉट कमिट एनी फर्दर ऑफेंस, तो फिर वो बेल देगा, अदरवाइज नहीं देने वाला है। दिस सबसेक्शन ऑल्सो प्रोवाइड द एक्सेप्शन वेयर द पर्सन में ग्रांट द बेल इफ दी, क्या लिखा है, बेल मिल जाएगा अगर अंडर द 16 ईयर ओल्ड, मतलब 16 साल से कम, या फिर वो क्या है, विमेन है, या फिर वो क्या है, इन्फॉर्म मतलब बीमार। ठीक है, तो कुल मिलाकर इन्होंने यहाँ पे ये बोला कि अगर एज कम है, अगर वो लेडी है, या फिर वो इन्फॉर्म है, तो इन केसेस में यस, ये एक्सेप्शनल केसेस है। सबसेक्शन 7 बोलता है फर्दर लिमिटेशन ऑन ग्रांटिंग ऑफ बेल। ठीक है, इन्होंने कहा और भी लिमिटेशंस है बेल को लेके, दीज इंक्लूड दी प्रोविजन रिलेटेड, सीआरपीसी में जाना, सीआरपीसी में जो बोलता है कि भैया किन किन केसेस में नहीं मिलेगा, उन्हीं सारे केसेस में मिलने वाला नहीं है। सबसेक्शन 8 बोलता है एनी ऑफिसर ऑफ दी सीएफओ जो इस रैंक से नीचे ना हो, हैज सफिशिएंट एविडेंस रीजन उनके पास। चलो, सबसेक्शन 8 क्या बोल रहे हैं, सबसेक्शन 8 अगर कोई भी ऑफिसर, हाँ 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 हाँ, मोबाइल साइड, सारे बच्चे वापस आएंगे। ऑफिसर क्या लिखा है, सीएफआईओ के जो भी है सफिशिएंट एविडेंस रीजन टू बिलीव दैट कि भैया क्या हुआ है, फ्रॉड हुआ है, दे कैन अरेस्ट कर लिया जाएगा उस पर्सन को। ठीक है, द अरेस्ट मस्ट बी रिकॉर्डेड एंड द पर्सन मस्ट बी इन्फॉर्म ऑफ द रीजन फॉर देयर अरेस्ट, उसे बताया जाएगा भैया कौन सा फ्रॉड मिला था हमें। ठीक है, चलो, सबसेक्शन 9 क्या बोलता है, आफ्टर अरेस्ट ऑफिसर मस्ट इमीडिएटली फॉरवर्ड द अरेस्ट ऑर्डर एंड सपोर्टिंग एविडेंस, मिल जाएगा सील एनवेलप फॉर दी सेफ कीपिंग, संभाल के रखो। एनी पर्सन अरेस्ट अंडर सबसेक्शन 8 मस्ट बी ब्रॉट बिफोर दी, कहां लेकर जाएंगे, स्पेशल कोर्ट, या फिर कहां पर, मजिस्ट्रेट। कब, कॉन्स्टिट्यूशन याद आ रहा है, 24 घंटे के अंदर प्रेजेंट करना पड़ता है। ठीक है, चलो, द ट्रेवल टाइम एक्सक्लूड। ठीक है, चलो, वेरी गुड। इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट, तो ये ऑफिसर है, कैन सबमिट द इंटरिम रिपोर्ट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, अगर सीजी बोलेगा तो इंटरिम ऑर्डर भी पास किया जाएगा। अपॉन कंप्लीटिंग द इन्वेस्टिगेशन, जो ये ऑफिसर मस्ट सबमिट द फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जरूरत पड़ेगी तो क्या किया जाएगा, इंटरिम रिपोर्ट, और इंटरिम रिपोर्ट अगर सीजी बोलेगा तो, अदरवाइज फाइनल इन्वेस्टिगेशन करके ही रिपोर्ट मिलेगी। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन दिस एक्ट या एनी अदर लॉ, एनी पर्सन अग्री बाय द फाइंडिंग इन द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कैन अप्लाई कोर्ट फॉर द एक्सेस टू रिपोर्ट, जिस किसी को भी ये रिपोर्ट चाहिए तो उसका एक्सेस मिल जाएगा देखने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर रिसीविंग द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कैन डायरेक्ट इनिशिएट प्रोसिक्यूशन, चालू करो इसके अगेंस्ट, वो चाहे कंपनी हो, ऑफिसर हो, उसका एम्प्लॉय है, एनी कनेक्टेड विद द ऑफेंस। इफ फ्रॉड इज डिस्कवर्ड दे टेक द एप्रोप्रिएट लीगल एक्शन। समझ में आ रहा है बच्चों क्या है, सिंपल प्रोसेस है। पढ़ो सबसेक्शन 15, तुम पढ़ोगे यहीं से, स्क्रीन से पढ़ो क्या लिखा है। वेरी गुड, इन्होंने कहा कि भैया जो ये रिपोर्ट यहाँ आई है ना, इसे ट्रीट किया जाएगा जैसे पुलिस की रिपोर्ट का ट्रीटमेंट होता है, वैसे इसको भी ट्रीटमेंट मिलेगा। नेक्स्ट 16 क्या बोलता है, एज पे पुराने एक्ट होगा तो वो भी वैसे ही ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट, सीएफओ हैज बीन इन्वेस्टिगेशन या केस अंडर कंपनीज एक्ट, ऑल द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, पुलिस, टैक्स अथॉरिटी मस्ट शेयर रिलेवेंट, सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। कुल मिलाकर सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस पूरी प्रोसेस बताता है आपको क्या करना है, कैसे क्या रिपोर्ट करना है। ठीक है, शॉर्ट वर्जन ही पढ़ोगे, डिटेल वर्जन स्किप करोगे। समझ में आ रही है बातें, ठीक है, चलिए, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट सेक्शन बताओ, सेक्शन 213,
17 अपन ने पढ़ा ना, 17 क्या पढ़ा लास्ट में कि आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो 17 है ये क्या बोल रहा है, इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, सेंटर गवर्नमेंट दी ओपिनियन नेसेसरी इन्वेस्टिगेट इनटू अफेयर्स, अब रिसीव द रिपोर्ट, ये सारी बातें वही सारी चीजें, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्या है, 213 हेडिंग बताओ 213 की। हेडिंग पढ़ो क्या लिखा है, इन्वेस्टिगेशन इनटू कंपनीज अफेयर। ट्रिब्यूनल में ऑर्डर, ट्रिब्यूनल चाहे तो क्या दे सकता है, ऑर्डर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इनटू द कंपनीज अफेयर, अगर एप्लीकेशन आती है मेंबर से या फिर एनी अदर। कितने लोग हैं जो एप्लीकेशन देंगे बच्चों, बस प्रेजेंटेशन बेटर है, यहां ये दिख रहा है। ट्रिब्यूनल में ऑर्डर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कौन दे रहा है, या तो 100 मेंबर्स, कुछ याद आ रहा है, हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, इफ हैविंग शेयर कैपिटल, इफ नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अगर शेयर कैपिटल है तो 100 मेंबर या फिर 1/10 वोटिंग पावर। 100 मेंबर, सॉरी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल तो कितना, 1/5 ऑफ मेंबर। ये लोग एप्लीकेशन देंगे, किसके लिए एप्लीकेशन देंगे कि भाई इन्वेस्टिगेशन चालू करवाइए, ठीक है। पढ़ा था ना हमने पढ़ा था सीजी इन्वेस्टिगेशन कब कब चालू करवाएगा, हमने वो पूरी लिस्ट पढ़ी थी, वापस लेके जा रही हूँ बच्चे। वेरी गुड यार है, इन्वेस्टिगेशन फॉलोइंग काइंड्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, इन्होंने कहा पहला अफेयर्स ऑफ द कंपनी नेसेसरी पब्लिक इंटरेस्ट 210 पढ़ चुके हैं। फिर उन्होंने कहा कि भाई हमने 112 पढ़ लिया, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस जब सीजी कहेगा तो ये पढ़ चुका है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, 213 बोलता है कि भैया एनसीएलटी ऑर्डर देगा, लेकिन एनसीएलटी जब ऑर्डर देगा तो उसको एप्लीकेशन देने वाला कौन है, मेंबर्स। कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, ठीक है। चलो 100 या फिर 1/10 या फिर सीधा बोला 1/5, एनी अदर भी एप्लीकेशन दे सकता है। कौन, इफ देयर आर साइन दैट द कंपनी इज इन्वॉल्व फ्रॉड अनलॉफुल एक्टिविटी, या फिर फॉर्म फ्रॉडुलेंट पर्पस, या फिर इसका जो मैनेजमेंट है वो गिल्टी ऑफ फ्रॉड है, तो ये सेंटर गवर्नमेंट विल अपॉइंट इंस्पेक्टर और इन्वेस्टिगेशन चालू करेगा और फ्रॉड आइडेंटिफाई करेगा, जो सेक्शन 447 में जाएगा। सेक्शन 213 समझ में आ रहा है पक्का। नेक्स्ट नीचे पहुंचो, 214 हेडिंग बताओ क्या लिखा है, कुछ सुना सुना सा लग रहा है। इन्वेस्टिगेशन करने से पहले आपका एक 25,000 का एक अमाउंट लिया जा रहा था, टर्नओवर के हिसाब से बताया था अभी, 10, 15, 25 याद आ रहा है, कुछ याद नहीं आ रहा तुम लोगों को, बस एक ही बच्चा बोल रहा है ना, बाकी तो ऐसे ही है कि ये क्या पढ़ा था हमने, जरा बताओ ये क्या पढ़ा था। सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा, कितना, रिफंड आपको मिल जाएगा, ये पढ़ा था ना अपन ने। सेक्शन 210 का सबसेक्शन 3 यहाँ पे सेम बातें बोल रहा है, आओ वापस रीड करें। इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हुआ, या तो एसआर वाला लेकर आया या फिर 213 वाला, जो भी हमने ऊपर पढ़ा, जो भी इन्वेस्टिगेशन। बिफोर अपॉइंटिंग इंस्पेक्टर, सीजी को साफ उन्होंने बोला कि भैया जो हमने सेक्शन 210 के सबसेक्शन 3 में पढ़ा था कि सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा कम से कम 25,000 का, क्या ये बात समझ में आ रही है, जो आगे चलकर रिफंड भी हो जाएगा। रिपीट क्लियर है, नीचे आ जाओ, छोटा सा दे रखा है 215, क्या बोल रखा है, नो पार्टनरशिप फर्म, नो बॉडी कॉर्पोरेट, नो अदर एसोसिएशन अपॉइंटेड एज इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर होने के लिए आपको इंसान होना पड़ेगा, बात समझ में आ रही है, कोई पार्टनरशिप फर्म नहीं, कोई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं, कोई एसोसिएशन नहीं, इंसान को इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाएगा। 215 समझ में आया, ये इंस्पेक्टर आके चेक करेगा। 216 क्या बोलता है, छोटा सा दे रखा है ना। 216 क्या बोल रहा है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। चलिए 216 अगर मैं समझाऊं आपको तो जरा पहले मुझे हेडिंग बताओ, ये हेडिंग क्या बोल रहा है, सेंटर गवर्नमेंट, सही बंदे है ना, सही बंदे के पास ओनरशिप है, एंड इट्स मेंबरशिप फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द 2%, सही में 2% के पास है, फाइनेंशियली इंटरेस्ट इन द सक्सेस एंड द फेलियर, एबल टू कंट्रोल। जो ओनर है ना वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए जिसका कंपनी में फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। ओनर एबल टू कंट्रोल है, मटेरियल इन्फ्लुएंस होता है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, तो ही सही पर्सन ओनर है कि नहीं उसी को अपॉइंट किया जाएगा, इसे एक बार चेक किया जाएगा। होता क्या ना बच्चा, बेनामी ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं जरा बताओ, किसी और के नाम पे, उसका फाइनेंशियल कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई कंट्रोल नहीं करता, कोई और करता है, बस एक बार इसे आइडेंटिफाई करना है कि ट्रू पर्सन ही उस पोजीशन में बैठा है ओनरशिप में कि कोई और है। क्लियर है पक्का।
चलो, सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? सीजी अपॉइंट करेगा एक से ज्यादा इंस्पेक्टर, ये बात चेक करने के लिए। स्कोप क्या है? सीजी में डिफाइन द स्कोप में लिमिट द इन्वेस्टिगेशन टू पर्टिकुलर शेयर्स एंड डिबेंचर। आइडेंटिफाई करो, इनको काम बताएगा कि भैया आप शेयर्स देखो, डिबेंचर देखो, एक्चुअल में ओनर कौन है, आइडेंटिफाई करो। इधर ध्यान दो। पावर ऑफ द इंस्पेक्टर एक्सटेंड द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस। जनरल बात बोल रहे, हमें आइडेंटिफाई करना है ट्रू ओनरशिप है कि नहीं। पहला सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? आइडेंटिफाई करो ट्रू ओनरशिप उसको ही मानी जाएगी जिसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, कंट्रोल कर सकता है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट है। इंस्पेक्टर को अपॉइंट करो इस चीज को चेक करने के लिए। उसका स्कोप डिसाइड करो कि उसे क्या क्या चेक करना है। अगर उसे दूसरे सर्कमस्टांसेस लगते तो वो इन्वेस्टिगेशन को एक्सटेंड भी कर सकता है। अब यहाँ पे 216 खत्म और लंबा चौड़ा आपको 217 दिख रहा है। हेडिंग बताओ क्या लिखा है? प्रोसीजर पावर एक्सेट्रा किसकी? इंस्पेक्टर की। ठीक है, तो ये जो लंबा चौड़ा है इसका मैं शॉर्ट फॉर्म दूंगी, उसी को रीड करना। और वो भी शॉर्ट फॉर्म भी मैं रीड नहीं कराऊंगी क्योंकि वो इतनी जनरल बात है। इंस्पेक्टर को क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, एवरीथिंग चेक करेगा, देखेगा भैया कुछ गलत तो नहीं है। इंस्पेक्टर है, आके इंस्पेक्शन कर रहा है, बुक्स रिकॉर्ड्स ये सारी चीजें चेक करेगा। कुल मिलाकर इसका एक शॉर्ट फॉर्म दूंगी, वही रीड करना, उसके अलावा कुछ नहीं। डन। अब बताओ सेक्शन क्या लिखा है? प्रोटेक्शन ऑफ द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। नो एक्शन अगेंस्ट द एम्प्लॉय विदाउट द ट्रिब्यूनल अप्रूवल। क्या बोल रहा है? सेक्शन 2 साफ बोलता है यहाँ एम्प्लॉय जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उस टाइम पे एम्प्लॉय को पूरा का पूरा क्या दिया जाएगा? प्रोटेक्शन दिया जाएगा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी पर्सन कंसर्न, द कंडक्ट मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, सच कंपनी बॉडी को पर्सन नॉट डिस्चार्ज या सस्पेंड पनिश एनी एम्प्लॉय विदाउट द अप्रूवल ऑफ द एनसीएलटी। किसी भी इन्वेस्टिगेशन करते टाइम पे किसी भी एम्प्लॉय के अगेंस्ट कुछ भी मिलता है तो तब तक आप एक्शन नहीं लोगे जब तक किससे बात ना कर लो? एनसीएलटी से। हम एक्चुअल में देखना चाहते हैं कि जेन्युइन है कि नहीं, कहीं गलत इंसान को तो फंसाया नहीं जा रहा। फॉलोइंग एक्शन इज नॉट परमिटेड। ये काम आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप क्या ना ले लो? एनसीएलटी से परमिशन। कौन सा काम? आप एम्प्लॉय को निकाल नहीं सकते, आप किसी एम्प्लॉय को पनिश नहीं करोगे, उसको डिसमिस, रिमूव, रिडक्शन, उसका रैंक नहीं कर सकते, चेंज उसकी टर्म्स ऑफ कंडीशन नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर अगर इन्वेस्टिगेशन करते वक्त किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट कुछ अगेंस्ट गलत पाया जाता है तो पहले एनसीएलटी के सामने रखो, उसको दिखाओ। अगर वो भी कहेगा कि हाँ मुझे सही लग रहा है तब जाके आप ये एक्शन लोगे। उसका रैंक नीचे कर सकोगे, एम्प्लॉयमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज कर पाओगे, सस्पेंड कर पाओगे, लेकिन परमिशन के बाद। बिफोर परमिशन ये काम आपको करना अलाउड नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट, एक्शन ऑन द एम्प्लॉय इफ एप्लीकेंट डज नॉट रिसीव विद इन द 30 days मेकिंग एप्लीकेशन द अप्रूवल ऑफ द एनसीएलटी। एनसीएलटी को एप्लीकेशन डाली कि भैया इस एम्प्लॉय के अगेंस्ट हमें कुछ लेना है, एक्शन, आप परमिशन दीजिए। ओनली देन द एप्लीकेंट कंसर्न में प्रोसीड टू टेक एक्शन एम्प्लॉय। 30 दिन के अंदर अगर रिसीव नहीं हुआ रिप्लाई तो हम मानेंगे एनसीएलटी भेजिए, फिर आप एक्शन ले सकते हो। अदरवाइज नहीं लोगे, बिना परमिशन के नहीं। 30 दिन का वेट करो, कुछ रिप्लाई नहीं, एक्शन ले लो। फिर अपील अगेंस्ट दी, कहां जाओगे? एनसीएलटी से कुछ नहीं तो कहां जाओगे? एनसीएलटी। एप्लीकेंट डिससैटिस्फाइड है, ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है वो, तो यस विद इन 30 days रिसिप्ट ऑफ द नोटिस ऑफ द ऑब्जेक्शन द डिसीजन अपीलेट, आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है बच्चों? सेक्शन 219 हेडिंग पढ़ो, मुझे समझाओ हेडिंग क्या बोल रही है? किसकी पावर? इंस्पेक्टर की। क्या करने की? अब रिलेटेड कंपनी, वेरी गुड। हमने वहां पे सेक्शंस पढ़े थे कि हम इन्वेस्टिगेशन या तो कंपनी का करेंगे या तो इससे रिलेटेड कंपनी। अब इंस्पेक्टर सब्जेक्ट टू सीजी की अप्रूवल इन्वेस्टिगेशन करेगा। अब ये पूरी इन्वेस्टिगेशन कहां का करेगा? एनी बॉडी कॉर्पोरेट विच इज या हैज एनी रिलेवेंट टाइम बीन कंपनी, सब्सिडी कंपनी और होल्डिंग। मतलब किसकी बात कर रहे हैं? कंपनी क्या है? होल्डिंग है, सब्सिडी है, तो रिलेटेड कंपनी है। एनी अदर विच इज या हैज बीन रिलेवेंट टाइम मैनेज बाय एनी पर्सन एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर। वापस पहला पॉइंट बोल रहा है रिलेटेड कंपनी में कौन आएगा? होल्डिंग, सब्सिडी। दूसरा मैनेजिंग डायरेक्टर वहां भी काम करता है, यहां भी, तो वो रिलेटेड हो गई। नेक्स्ट क्या लिखा है? एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट हुज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंप्राइज द नॉमिनी ऑफ द कंपनी, या फिर उसके बातों के अकॉर्डिंग एक्ट करता है। तो पर्सन हु हैज बीन रिलेवेंट टाइम, मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनीज मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर या फिर एम्प्लॉई। कुल मिलाकर रिलेटेड कंपनी को बोला होल्डिंग, सब्सिडी, वहां भी मैनेजिंग डायरेक्टर, यहाँ पर वहां पे भी एम्प्लॉय, यहाँ पे भी एम्प्लॉय, या फिर आपने ये सी वाला पॉइंट क्या बोल रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है उस कंपनी के? नॉमिनी है, या फिर नॉमिनी नहीं है, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अकॉर्डिंग। तो ये सारी कंपनी रिलेटेड है और इनका भी इन्वेस्टिगेशन करेगा कौन? हमारा इंस्पेक्टर। क्लियर है? पक्का? अब सीज करेंगे। इंस्पेक्टर आकर क्या कर रहा है? सीज कर रहा है। सीज एट देयर ओन
चलो, इन्वेस्टिगेशन करते वक्त इंस्पेक्टर को बिलीव होता है कि कुछ ऐसा हो रहा है, हमें डर है कि ये क्या हो सकता है, ये सबूत क्या हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय, या फिर क्या हो सकते हैं, म्यूटिलेट, मतलब क्या हो सकता है, खराब किया जा सकता है, इसे ऑल्टर किया जा सकता है, उसमें कुछ फॉल्स किया जा सकता है। तो इन सच केस साफ बोल दिया है, एंटर सच असिस्टेंट टू रिक्वायर्ड प्लेस एंड अपने पास लेकर चले जाएगा, सीज करेगा, जब्ती करेगा, उस डॉक्यूमेंट को लेके अपने पास आ जाएगा। जो सीज बुक्स पेपर है, ही कंसीडर नेसेसरी आफ्टर अलाउइंग द कंपनी टू टेक द कंपनीज एक्सट्रैक्ट, या तो वो सीज कर लेगा, एक्सट्रैक्ट ले लेगा, जो भी उसे सिचुएशन लगेगा। यहां तक चीजें क्लियर है। नेक्स्ट, कस्टडी अपने पास रखना टिल द इन्वेस्टिगेशन ओनली द रिटर्न, इंस्पेक्टर शेल कीप इन इट्स कस्टडी बुक्स ऑफ पेपर सीज अप टू द कंक्लूजन, जब तक इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाता तब तक आपके पास ये रहेगा। अब चाहे वो कॉपी थी या फिर आपका एक्सट्रैक्ट था, फिर उसके बाद आपको रिटर्न करना पड़ेगा जब इन्वेस्टिगेशन खत्म। सेम पावर जो सीपीसी में पावर है, सेम यहाँ पे पावर है। बच्चों यहाँ थोड़ा सा समझो, यहाँ हेडिंग में अभी क्या बोल रहा है, इंस्पेक्टर, ये इन्वेस्टिगेशन। हमने ना दो टाइप के इंस्पेक्टर पढ़े, एक इंस्पेक्टर जो इंस्पेक्शन में कर रहा था आरओसी के साथ मिलकर, अब ये इन्वेस्टिगेशन में इंस्पेक्टर आकर ये इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है। समझ में आ रहा है? वो जो सीज हमने पढ़े थे वो कौन से पढ़े थे, जो इंस्पेक्शन में हो रहे थे, ये इन्वेस्टिगेशन में सीज किए जा रहे। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? कंफ्यूज मत होना। अब क्या किया जा रहा है, फ्रीज ऑफ एसेट्स ऑफ द कंपनी ऑन द इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। चाहे अब आपके इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, आपके एसेट्स को क्या कर दिया गया है, फ्रीजिंग। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीजिंग? रोक दिया जाएगा, ना खरीदा जाएगा ना बेचा जाएगा, कुछ नहीं कर जाएगा, आप रुक जाओगे हर जगह। नो ट्रांसफर, आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। द ट्रिब्यूनल रेफरेंस, जैसे सीजी का रेफरेंस मिला इन कनेक्शन विद द इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, कोई कंप्लेन मिली, कोई क्रेडिटर है हैविंग 1 लाख अमाउंट जिसका आउटस्टैंडिंग है उसकी तरफ से, या एनी अदर पर्सन, इनकी तरफ से कोई रिक्वेस्ट मिली तो हम आपके एसेट्स को फ्रीज कर देंगे। ऑर्डर, बाय ऑर्डर डायरेक्ट द ट्रांसफर, रिमूव, डिस्पोजल नॉट टेकन, मतलब क्या क्या नहीं होगा, ना ट्रांसफर होगा, ना रिमूव किया जाएगा, ना आप उसको डिस्पोजल कर पाओगे उसका। बात समझ में आ रही है? कुछ एक टाइम तक, लेकिन वो टाइम कितना होगा, नॉट एक्सीडिंग 3 साल के लिए फ्रीज किया जा रहा है। हाँ बेटा, वेरी गुड। अब समझो, सीज मतलब उठाकर लेके चले गए, मेरे रजिस्टर जो यहाँ पे ऑफिस में रखे थे वो पूरा रजिस्टर उठा के लेकर चले गए, ठीक है, सीज कर दिया, उनके पास जब्त है। अब वो डिटेल में उस रजिस्टर को बैठ के देखेंगे, समझेंगे, कुछ फ्रॉड आइडेंटिफाई करेंगे। सीज में मेरे पास ही है लेकिन मैं ये किसी को दे नहीं सकती, ठीक है। जब्ती में लेकर चले गए, उठा के लेकर चले गए, फॉर एग्जाम्पल गाड़ी उठा के लेके चले गए, सीज हो गया, फ्रीज कर दिया, बोलेंगे गाड़ी अपने पास ही रखो, आप किसी को दे नहीं सकते, आपके पास ही रहेगा, हम आपके पास ही आकर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। डिफरेंस समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट, उन्होंने क्या बोला, ट्रांसफर इन द कॉन्ट्रावेंट। अगर आपने ट्रांसफर किया, हमने बोला फ्रीज हो गया, किसी को दे नहीं सकते आप, लेकिन मैंने अगर ट्रांसफर कर दिया तो इसे क्या माना जाएगा, कॉन्ट्रावेंट। यस, मेरे अगेंस्ट पेनल्टी। इफ केस ऑफ द कॉन्ट्रावेंट ऑफ दिस ऑर्डर, कंपनी पनिशेबल, भैया फाइन कितना लग जाएगा, 1 लाख, जो कि क्या हो सकता है 25 लाख तक की कहानी में, इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है जो 3 साल तक का जा सकता है। बात समझ में आ रही है बच्चों? पक्का? 222 हेडिंग बताओ और हेडिंग मुझे समझाओ क्या बोलता है। इंपोज किया जा रहा है रिस्ट्रिक्शन अपॉन सिक्योरिटीज। अब इन्होंने कहा रिस्ट्रिक्टिव इशू ट्रांसफर, इशू ट्रांसफर इन दी कॉन्ट्रवेंशन। जरा ये 2 पैराग्राफ पढ़ेंगे और मुझे समझाएंगे क्या बोल रहा है, फटाफट रीड करो। ऊपर जो उन्होंने एसेट बोला, यहाँ पे अलग से सिक्योरिटी को बोल दिया, भैया सिक्योरिटी को नहीं ट्रांसफर कर सकते, रिस्ट्रिक्टिव इशू है, किसी को नहीं दे सकते। कब तक? 3 साल। वहां जो हमने एसेट्स को लेके पढ़ा था, यहाँ पे वो बस सिक्योरिटीज को लेके बोले, सिक्योरिटी भी वही एसेट्स, लेकिन थोड़ा सा अलग से हाईलाइट करके, अलग से थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देके समझाए। फिर सेम बात है, अगर आपने वो ट्रांसफर कर दिया, इशू कर दिया, इशू करना अलाउड नहीं, ट्रांसफर करना अलाउड नहीं, कर दिया तो क्या होगा, कॉन्ट्रावेंट, पेनल्टी लगी, दैट्स इट। 222 समझ में आया? 333, अब इसकी एक रिपोर्ट तैयार हो गई कि हाँ इंस्पेक्टर की रिपोर्ट तैयार होगी कि सब हो चुका है। द रिपोर्ट ऑफ द सेक्शन 223 इज डिफरेंट फ्रॉम द सेक्शन 212, सीरियस फ्रॉड के केसेस को आइडेंटिफाई करता है, इनका उनसे अलग है। अब इन्होंने कहा 223 में प्रिपेयर करो, सबमिट करो, सेम बातें होंगी। जब यहाँ पे उन्होंने कहा हमने 212 की रिपोर्ट देखी, जरा मुझे बताओ, रिपोर्ट वहां पे भी सबमिट किया जा रहा था, इंट्रीम हो रहा था, फाइनल हो रहा था, सेम यहाँ पे भी रिपोर्ट है, लेकिन दोनों के क्राइटेरियाज अलग है, दोनों के अंदर की डिटेलिंग अलग है। यहाँ पे भी इंट्रीम फाइनल रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। साथ में क्या बोल दिया, एवरी रिपोर्ट किस फॉर्म में होनी चाहिए, रिटर्न में, प्रिंटेड फॉर्म में होगी, किसको देंगे,
एज पर द डायरेक्शन ऑफ द सीजी, सीजी ने जैसा बोला उसी हिसाब से प्रिंट करना। कॉपी टू द मेंबर ऑफ द एप्लीकेशन, जिसने ये एप्लीकेशन दी थी ये सब करवाने की इन्वेस्टिगेशन, उनको दे दो इसकी कॉपी, ठीक है। ऑथेंटिकेशन ऑफ द रिपोर्ट, कॉपी ऑफ द रिपोर्ट मे बी ऑब्टेन बाय द मेंबर, ये सारे लोग रिपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है। इसमें ऑथेंटिकेशन कैसे पता चलेगी, सील होगा इसमें। इफ एनी ऑफ द कंपनी इन्वेस्टिगेटेड, सर्टिफिकेट ऑफ पब्लिक ऑफिसर होगा कि हाँ उनकी कस्टडी में है। क्या ये बातें समझ में आ रही है? हेडिंग बताओ नेक्स्ट क्या लिखा है। पूरा खर्चा इंस्पेक्शन का, सॉरी इन्वेस्टिगेशन का। एनी एक्सपेंस इंसिडेंटल टू इन्वेस्टिगेशन बाय द इंस्पेक्टर अदर देन द एक्सपेंशन, हम यहाँ पे इंस्पेक्शन का खर्चा नहीं बोल रहे, हम यहाँ पे सीधा किसका खर्चा बोल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन का। शेल बी, क्या लिखा है, कौन इसका लेगा, फंड सस्टेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी तो कौन कर रहा है, सीजी, लेकिन सच एक्सपेंस इनकर्ड बाय द सीजी रिइंबर्स बाय द फॉलोइंग पर्सन, ये सारे लोगों से ये पैसा वसूल लिया जाएगा। किन किन से वसूला जाएगा, ए पॉइंट पढ़ो और मुझे हेडिंग बताओ, ए बी सी इनकी हेडिंग्स मुझे बताओ। पहले तो सीजी पूरा खर्चा उठाएगा, लेकिन सीजी पूरा शेल बी रीइंबर्स बाय द फॉलोइंग पर्सन, ये सारे लोग सीजी को उसके पूरे पैसे की भरपाई करेंगे। नाम बताते जाओ, पहले क्या लिखा है, मुजरिम जिसके अगेंस्ट एक्शन लिया है। दूसरा मुझे बताओ, हो सकता है वो इंसान हो सकता है वो बॉडी कॉर्पोरेट, तो बॉडी कॉर्पोरेट। नेक्स्ट, अनलेस प्रोसिक्यूशन, जब तक प्रोसिक्यूशन मतलब जिसके प्रोसिक्यूशन में आ जाएगा, कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर जिसने वो रिपोर्ट से डील करी, जिसने वो गलत काम किया। बात समझ में आ रहा है? खर्चा पूरा सीजी अभी उठा रही है पहले तो, लेकिन यस सीजी इनसे वसूल लेगी। जब भी केस का फाइनल डिसीजन आता है ना, तो एंड में यही बोला जाता है कि जो भी फेवर में जो जीता है, हारा वाला पूरा खर्चा पानी उसका देगा, जो भी अभी पूरा लगा है। समझ में आया क्या? क्योंकि उसी के चक्कर में तो इतनी परेशानियां हुई ना, ठीक। हेडिंग बताओ क्या लिखा है, हेडिंग से कंक्लूड करो जरा। वॉलेंट्री मतलब क्या, खुद से कर रहे ना, खुद से। लेकिन एक बार पूरी लाइन रीड करो, क्या बोल रहे हैं, नॉट स्टॉप इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और आपको लगा एक आइडिया है, एक काम करते हैं अपनी कंपनी का वाइंड अप कर देते हैं वॉलेंट्री, तो आपकी वॉलेंट्री वाइंडिंग अप क्या इन्वेस्टिगेशन को रोक लेगी? बिल्कुल भी नहीं। इन्वेस्टिगेशन अगर चल रही है, इनिशिएटेड नॉट विथस्टैंडिंग नो सच इन्वेस्टिगेशन स्टॉप, भैया आपका जो इन्वेस्टिगेशन है ये रोक नहीं सकता है। एप्लीकेशन अगर 241 में आई है या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन से सारे शोल्डर मिलके बोलते चलो हम वाइंडिंग अप करने को तैयार है, तो भी नहीं रुकेगी। या फिर वाइंडिंग अप नॉर्मली ट्रिब्यूनल, ये उन्होंने बोला अगर कंपलसरी वाइंडिंग अप हो तो भी नहीं, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप हो तो भी नहीं, या फिर सेक्शन 241 कुछ याद करो, हमने कल कुछ पढ़ा था, कुछ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट वाले पॉइंट्स याद आ रहे हैं? अगर वो वाला एप्लीकेशन आया है, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप का आया है, कंपलसरी का आया है, इन्होंने एक्सेट्रा बोला, ऐसे दूसरे तरीकों से आप भी इन इन्वेस्टिगेशन को नहीं रोक सकते। क्लैरिटी है बच्चों? 227 लीगल एडवाइजर और क्या लिखा है, बैंकर, नॉट टू डिस्क्लोज सर्टेन इंफॉर्मेशन। आओ यहां इन्होंने बोल रखा है नथिंग, जो हमारा चैप्टर है specific required the disclosure to the tribunal and the to the CG and to the registrar inspector appoint the CG। कोई भी लीगल एडवाइजर प्रिविलेज कम्युनिकेशन मेड, क्या आपने प्रिविलेज कम्युनिकेशन पढ़ लिया अभी जिगल में? एक्चुअल में ये सारा जो चैप्टर वो थोड़ा जिगल से रिलेटेड है, थोड़ा सा समझना। अभी पढ़ोगे आप लोग, यहाँ पढ़ोगे या फिर दूसरे उसमें पढ़ोगे? अभी कौन कौन से चैप्टर बच्चे, एक्ट बच्चे, जरा मुझे नाम बताओ। एविडेंस वाला चैप्टर अभी जब होगा तो तुम उसके डिटेल में जाओगे, समझना थोड़ा सा। कम्युनिकेशन किस टाइप के हैं? प्रिविलेज्ड। प्रिविलेज मतलब क्या? थोड़ी इंपॉर्टेंस दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी। अब थोड़ा समझो, मैं हूं लॉयर, क्लाइंट आया मेरे पास, उसने कहा मैंने तो मर्डर किया है, बचा लो। बचाना तो पड़ेगा ना, मेरा प्रोफेशन क्या है, लॉयर का ना, मेरा तो काम बचाने का है ना। अब वो नालायक ही क्यों ना हो, है ना? क्या इससे इंफॉर्मेशन लेने के बाद क्या मैं लीक कर दूंगी? मेरे अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, भले ही वो मुजरिम है, भले ही उसने मर्डर किया है। थोड़ा सा इस बात को समझो। इन्होंने साफ बोल दिया, मेरे पास वो क्लाइंट आता है, मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, फिर मैं बोलती हूँ कि मैं इस केस को नहीं लूंगी, आधा केस मैंने लड़ा, मैं इस केस को डिसकंटिन्यू कर रही हूँ, उस मर्डरर ने किसी और लॉयर को हायर किया और अब मैं दूसरी तरफ जाती हूँ और उनको ये एविडेंस दे रही हूँ। चलेगा क्या? मेरे प्रोफेशन की थूथू नहीं हो जाएगी क्या? तो भाई हमने कसम खाई थी कि हम अपने प्रोफेशन की अपनी डिग्निटी सब मेंटेन करेंगे,
तो सीधी सी बात है, कुछ कम्युनिकेशन है जिनको प्रिविलेज मिलेगा और इसे इसे एविडेंस की तरह एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पुलिस उस लॉयर को फोर्स नहीं कर सकती, मार पीट नहीं सकती कि भैया तू अपने क्लाइंट के खिलाफ सबूत दे। बोल सकता है क्या? नहीं, क्योंकि भाई नहीं तो फिर वो मर्डर कहां जाएगा? उसका भी तो एक हक है, उसका भी तो एक राइट है बचने का, कि वो सेल्फ डिफेंस में मारे या जो भी किया, वट एवर सिचुएशन। तो बच्चा ऐसी कुछ लिस्ट पढ़ोगे, एविडेंस एक्ट जब पढ़ोगे, जैसे कि हस्बैंड वाइफ की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अब शादी आपकी हो चुकी है, आपको आपको हस्बैंड की सारी गलत इन्फॉर्मेशन मालूम है, उसने कहां फ्रॉड चीटिंग कर रखी है, और वाइफ की कहां फ्रॉड चीटिंग कर रखी है, उसको आपको इन्फॉर्मेशन मालूम है, तो आप उसको भी फोर्स नहीं करोगे। ये जनरल रूल है, एक्सेप्शन वहां पर भी है, एक्सेप्शन वहां पर भी है। तो जो जनरल रूल एक्सेप्शन है वहां तुम पढ़ोगे जगल में। अभी जस्ट मैं आपको ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल देके बस आपको ये बता रही हूँ कि कुछ कम्युनिकेशन को प्रिविलेज मिली है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ एग्जाम्पल किसका दे रखा है? लीगल एडवाइसर, लीगल एडवाइसर और बैंकर। क्या ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ रही है? हेडिंग अप समझ में आ रहा है? जो लीगल एडवाइसर है और जो बैंकर है, क्या नहीं करेगा? कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करेगा। लॉयर को मार पीट के उससे इन्फॉर्मेशन ले लोगे, दे अपने क्लाइंट के बारे में? नहीं भाई, क्योंकि उसके आगे तो दूसरा एक्शन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे उन्होंने कहा कुछ कम्युनिकेशन को प्रिविलेज मिली है, लीगल एडवाइसर को मिली है। एनी प्रिविलेज कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन द कैपेसिटी एक्सेप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द नेम एंड एड्रेस ऑफ हिज क्लाइंट। नाम दे सकता है, पता दे सकता है, उसके अलावा पूरी इंफॉर्मेशन वो नहीं देगा, आप उससे कुछ नहीं मांग सकते। नेक्स्ट, बैंकर ऑफ एनी कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन टू अफेयर्स ऑफ द कंपनी। वो कस्टमर, अपनी कस्टमर के, अब कोई और बैंक से जाकर इन्फॉर्मेशन मेरे बैंक की अकाउंट की डिटेल मांगे, मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर ये लोग देते तो ये लोग गलत कहलाएंगे, वो लॉयर गलत हो जाएगा, वो बैंकर गलत हो जाएगा। तो इन्होंने कहा केस चल रहा है, लेकिन बच्चा अगर देश पे बात आती, इंटरनेशनल मैटर्स आते तो सब बताना पड़ेगा, वो एक्सेप्शन केसेस है। वो आप इंडियन एविडेंस एक्ट में जब वो चैप्टर पढ़ोगे तो आपको वो क्लैरिटी आएगी। बात समझ में आ रही है? पक्का? हेडिंग बताओ। इंफॉर्मेशन इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, किसका? फॉरेन कंपनी। क्या बोल दिया इन्होंने? अलग से क्यों बताएंगे? मुटाटिस मटेंडेंस, कोई भी कंपनी हो, इंडिया की हो, फॉरेन कंपनी है, सेम प्रोसीजर। नेक्स्ट, प्रिपरेशन, क्या लिखा है? सीएस, जब आप फेस करोगे इन्वेस्टिगेशन तो आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी है। आगे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यहाँ पे, तुम हो सीएस, चेक करोगे। बिफोर इंस्पेक्टर कमेंस इन्वेस्टिगेशन, सीएस को एडवाइस किया जा रहा है कि भैया अपनी रिपोर्ट तैयार करो इन रिस्पेक्ट ऑफ द फ्रॉड और मिसवेंस या फिर मिसमैनेजमेंट, जो भी एलिगेशन लगे, एस्पेक्ट कंसीडर। प्लीज सीएस तुम ये ध्यान रखना, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए ताकि वो मांगेगा, आपको असिस्टेंस देना है ना। बिजनेस एक्टिविटी, डिबेंचर, बैंक फाइनेंस, डिपॉजिट, एनुअल फाइलिंग, इवेंट बेस्ड ऑफ फाइलिंग, फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट, मैनेजमेंट चाहे वो पास तो एग्जिस्टिंग हो, सब देखो। ऑल स्टेटरी रजिस्टर देखो, इंटरनल फटाफट चेक कर लो, वर्किंग रिजल्ट देख लो, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन देख लो, कंप्लाइंसेस देख लो, कंप्लाइंसेस अदर एक्ट के भी देख लो, कंपनीज एक्ट के तो देखो, दूसरे भी तो फॉलो करने होते हैं आपको। लोन टेकन, लोन एडवांस, डायरेक्टर फर्म ने क्या कुछ इधर उधर तो नहीं घपले किए, चेक कर लो एक बार। इन्वेस्टमेंट बाय दी कंपनी कहाँ कहाँ किया है, सोल सेलिंग एजेंसी अग्रीमेंट तो नहीं हुआ है, मिस मैनेजमेंट या कुछ अदर इरेगुलरिटीज तो नहीं है, एक्विजिशन, सिक्योरिटी, कंप्लेन, लिटिगेशन, ये सारी चीजें एक बार आप अपने लेवल में चेक करो, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आएगा, इंस्पेक्टर आएगा और आपसे पूछेगा। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, और अगर इसमें कोई स्कोप निकल सकता है आपके डायरेक्टर को, है ना, गाइड करने का, तो प्लीज उसकी हेल्प करो। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा प्रोफेशन है, तुम्हारा भी काम क्या है, तुम्हारी कंपनी को बचाना। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद ये तो पढ़ चुके 11 चैप्टर खत्म। चैप्टर इजी है, बहुत सारी बातें प्रोसेस फॉर्म में है, जिगल में इनडायरेक्टली चीजें कवर होती है। कुछ अगर आपका दिमाग अगर ब्लैंक हो गया तो जिगल में जो चीजें याद आती है ना, लिख देने का, क्योंकि वैसे ही प्रोसेस है। उन्होंने बार बोला ना, सीपीसी 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 सीआरपीसी सीआरपीसी, तो वो वाला जनरल फॉर्मेट आपका काम करेगा। यहाँ पे ये पूरा का पूरा होता है आपका कंपनी लॉ ओवर।